दोस्तों ये वीडियो देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, समझ में नहीं आया स्टार्टिंग में। तो मैंने कहा क्या ही बोलूँ यार इसके ऊपर। ये आप में से एक बच्चे के द्वारा सेंड की गई, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी बच्चे आजकल हॉस्टल में रहते हैं तो कई बार कई सारी दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, कुछ सुसाइड कर लेते हैं। और यहाँ पर देखो एक ऐसी सिचुएशन जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। ये देखो पीछे ये जाली थी, जाली इसने सोचा कि फिक्स हो रखे हैं यहाँ पर, और इसको मुझे लग रहा है शायद चप्पल चप्पल जूता कुछ पहनना था, उसके लिए वो वहाँ पर बैठने की कोशिश कर रहा था और तुरंत पीछे गिरा और ये 6ठी मंजिल से नीचे गिरा और गिरते ही इसकी मौत हो गई। ये जो बच्चा था ये वेस्ट बंगाल का था। और जैसे ही यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिली तो आप लोग समझ सकते हैं कि हॉस्टल के अंदर में जो बच्चे रह रहे हैं उनके बीच में से अगर कोई ऐसा बच्चा जाए तो क्या कंडीशन बनती है। तो हॉस्टल में रहकर ये मेडिकल की तैयारी कर रहा था। तो यहाँ पर ये वीडियो हम लोग को बेसिकली क्या दिखा रही है, आप लोग अगर ध्यान से देखोगे कई बार ना कई सारी छोटी छोटी हमारी गलतियाँ जो हैं वो हम लोगों को ले डूबती है। थोड़ा सा सतर्क हम लोग को भी यहाँ पर रहना पड़ेगा। इतनी ऊंची बिल्डिंग में है अगर यहाँ पर तो थोड़ा सा हल्का सा सतर्क रहना यहाँ पर बनता ही है। इसके द्वारा भी यहाँ पर ये चीज़ें नोटिस नहीं की गई, पर लेकिन सबसे बड़ी जो गलती है यहाँ पर वो है मकान मालिक की। यहाँ पर इस तरीके से इसको फिक्स नहीं किया गया ये जो जाली है यहाँ पर, जबकि इतनी ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पर। ये सोच रहे हो कि कैसे खुल गई एकदम। तो यहाँ पर आप लोग देखो क्या कंडीशन निकल कर आई। तो एक तरीके से सोच सकते हो कि घर वाले तो सोच रहे होंगे कि यार पढ़ने के लिए भेजा है, पर लेकिन 1 मिनट में इंसान जो है उसकी डेथ हो गई। मैं जब कॉलेज में था उस टाइम पर ऐसी ही एक बच्चे की डेथ हुई थी, तो मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया। यार कई बार ना छोटी छोटी लापरवाही जो है बहुत ही बड़ा नुकसान करके चली जाती हैं। तो कौन कौन आप में से बाहर रह रहे हैं थोड़ा सा यार ध्यान रखा करो इन सब चीज़ों का, ताकि ऐसी कोई दुर्घटना न घटे। दोस्तों सबसे पहले तो ये बताइए कैसा रहा आप लोगों का कल का दिन, और आज के दिन को आप लोग कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। क्या आप लोगों ने इसको डिसाइड कर लिया है? अगर हाँ तो बताइएगा, अगर ना तो क्यों नहीं किया है ये जरूर बताइएगा। और आज का लेक्चर थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि महीने में एक बार या फिर लगभग 45 दिन में क्या होता है ये अपडेट होती हैं सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, पता नहीं क्या आगे हो सकता है कि इस तरीके से थोड़ा सा इशू देखने को मिल सकता है कि लेक्चर थोड़ा सा लेट हो जाए आज, ठीक है। पर आएगा जरूर, इस बात की गारंटी है। कुछ भी हो जाए ये मत सोचा करो लेक्चर लेट हो गया तो लेक्चर नहीं आएगा। एक मेरा दोस्त कहता है जिस दिन कबर में जाएगा ना उस दिन भी लेक्चर अपनी छाती पे रख के जाना। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली जाती हैं मुझे लेक्चर को लेके। मैंने कहा कुछ भी हो जाए बेटा लेक्चर तो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से लेक्चर एंजॉय करिएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अपना फीडबैक जरूर देना, अच्छा या फिर बुरा जैसा भी रहता है। बहुत ही शानदार डिस्कशन रहेगा। बैलेंस डाइट यानी कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस को प्यार से बैलेंस डाइट बोलते हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल हम लोग इसमें कवर करते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करने वाले हैं। बाकी जो आंसर देते हैं अच्छे से बच्चे उनके लिए ऑल द बेस्ट यार। ये भी सबके बस की बात नहीं है। देखो इंसान काम करते बहुत है इस दुनिया में, पर लेकिन रेगुलरली और कॉन्टिन्यूस वे में काम कर ले तो वो इंसान बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं कि जो काम आप लोगों ने स्टार्ट किया आप लोग रेगुलर कर पा रहे हैं, तो ये समझो बहुत सारे लोगों को आप लोग पीछे छोड़कर आगे निकल चुके हो। तो ये बात बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही बड़ी बात है, तो अपनी पीठ थपथपा लेना अगर ऐसा कुछ आप लोग कर रहे हो, ओके। इसी के साथ में बड़ी ही प्यारी सी बात बोली गई यार, यहाँ पर बोला गया कि सलाह हारे हुए इंसान की और तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का अगर इंसान कभी इस्तेमाल करे ना सिस्टमेटिक में तो इंसान जो है वो कभी हारेगा नहीं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। यानी कि हम लोग अगर जैसे अपने माता पिता हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या बातें बोलते हैं, वो हमें हमेशा ये बात बोलते हैं कि यार ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ में ठोकर खाई है। मैं आप लोग को आंसर राइटिंग का इतना क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आंसर राइटिंग को मैंने सबसे ज़्यादा इग्नोर किया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी इशू देखने को मिलते हैं, कुछ पेपर ऐसे जो कंप्लीटली इग्नोर किए। तो इसकी वजह से मैं हमेशा ये कहता हूँ यार कुछ भी हो जाए आंसर राइटिंग मत छोड़ना आप लोग। इसीलिए उस दिन से ही आप लोगों ने देखा होगा आंसर राइटिंग के 2-2 क्वेश्चन सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ स्टार्टिंग से ही, क्योंकि ये चीज़ें इस चीज़ों को मैं झेल कर आया हूँ, ठीक है। तो यानी कि फिर बाद में समझ में आता है थोड़ा सा और मेहनत कर ली होती है यार उस टाइम पर तो कुछ और ही दर्शन होता। तो इसलिए कहते हैं कि इंसान अगर आप लोगों से माता पिता आप लोगों को कहते हैं कि बेटा ये गलती मत करना, क्यों? क्योंकि वो गलती वो खुद कर चुके हैं। कोई टीचर होता है, कोई माता पिता होता है, हाल तो टीचर तो कोई भी होता है जो कुछ आप लोगों को सिखा सके, आप लोगों से इंसान से जिससे भी कुछ सीख सके। हर एक इंसान आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ टीच कर सकता है आप लोगों को। तो ज़िंदगी में उसकी सलाह जो है वो आप लोगों को मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो उस प्रॉब्लम को फेस करके आया है, इसलिए कह रहा है कि यार तुम ये गलती मत करना। और अगर तुम भी वही बात करोगे कि तुमने गलती करके देखी है तो हम भी करके देखेंगे, यार उस चीज़ का तो कोई तुक नहीं है, ठीक है। तो ये बात एक ऐसी बात होगी जिसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। तो इसलिए कोशिश करो अच्छे से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, और कोई सलाह दे रहा है तो सोचो जरूर उसके बारे में कि इंसान क्यों बोल रहा है, ठीक है। इसी के साथ में आज जो है तेलंगाना फॉर्मेशन डे है, बहुत ही शानदार तरीके से जो सेलिब्रेट किया जा रहा है। सारे न्यूज़पेपर के द्वारा भर भर कर इसके ऊपर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं।
तो ये काफ़ी एक तरीके से जद्दोजहद के बाद काफ़ी लंबे समय बाद ये 2 जून को 2014 में तेलंगाना जो है वो नया राज्य बनाया गया था। बड़ा ही प्यारा सा स्टेट है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है तेलंगाना के आते हैं हमारे देश के अंदर में टोटल 29 स्टेट हो गए थे। पहले फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको स्टेट से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर से 28 स्टेट हमारे देश में हो गए। ठीक है, तो आज की डेट में हमारे देश में 28 स्टेट हैं, पर यूनियन टेरिटरी कितनी है ये आप लोगों को बताना है। कौन सी 2 यूनियन टेरिटरी अभी मर्ज करके उनको एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो उनकी संख्या बढ़ गई थी, फिर घट गई। तो आज की डेट में कितनी है ये आप लोग बताइए, देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है। एक इंपॉर्टेंट डे जो रियलिटी में इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, जिसके बारे में आप लोगों से थोड़ी सी बात भी करूंगा। बात की जा रही है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे के बारे में। देखिए कई बार ना तो हमारी स्कूलों में यहाँ पर जब सेक्स के बारे में बात की जाती है तो कोई पढ़ाता हुआ उसको ढंग से सोचता है कि हाँ यार ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक टैबू की तरीके से सोसाइटी में देखा जाता है, तो इसके ऊपर कोई ना कोई बात जो है सोसाइटी में जरूर होनी चाहिए ताकि इस चीज़ को समझा जा सके आखिर इसका रीज़न क्या है, क्योंकि बिना रीज़न के कोई भी चीज़ जो है वो समाज में देखने को नहीं मिलती है। अगर ये इतनी गंदी चीज़ है तो इतने दिनों से हमारे समाज में चल क्यों रही है, इसके पीछे भी आप लोगों को समझना चाहिए, दिमाग लगाया करो। सोचो आज की डेट में भी हमारे देश को बेसिकली रेप कैपिटल बोला जाता है, दिल्ली के अंदर में इतने सारे रेप होते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। सोचो अगर सेक्स वर्कर न हो तो देश के अंदर में कितने और ज़्यादा रेप होते हुए नजर आए। ये बात खुद कई सारे आर्टिकल में बहुत सारे राइटर्स के द्वारा एक्सेप्ट की गई है। और जब यहाँ पर सेक्स वर्कर की दशा और दुर्दशा के बारे में बात की गई तो यहाँ पर बोला गया कि वेश्यावृत्ति एक पेशा है और सेक्स वर्कर कानून के तहत सम्मान और एक तरीके से समान सुरक्षा की हकदार हैं, यानी कि उनको सम्मान भी मिलना चाहिए और उनको इक्वेलिटी भी मिलनी चाहिए। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2022 में यहाँ पर ये बोला। यानी कि अगर कोई लड़की अपनी इच्छा से अगर इस पर्टिकुलर एरिया में जाती है, हालांकि इच्छा से कोई नहीं जाएगी इस बात की गारंटी है, जैसे अभी आप लोगों ने गंगूबाई मूवी देखी होगी, तो कोई भी ऐसी लड़की नहीं होगी जो इच्छा से इस तरीके के नर्क में अपने आप को ढकेलेगी। पर लेकिन अगर कोई लड़की एक बार इस तरीके के नर्क में चली गई तो फिर वहां से निकल कर आना ये एक तरीके से नामुमकिन सा है, और अगर आ भी जाए किसी तरीके से तो फिर उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ये कई सारी ऐसी मूवीज़ हैं यहाँ पर जिसमें यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ से अगर इनको निकालने की कोशिश भी की जाती है तो यहाँ पर ये बोलती हैं कि मतलब अगर हम लोग यहाँ से आ भी गए तो कौन हमको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समाज हमको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो सबसे बुरी बात यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते यहाँ पर ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। ये मूवी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहलाकर फुसलाकर वहाँ पर ले जाकर इसको डाल दिया जाता है, तो पूरी मूवी में वही सिचुएशन दिखाई गई, क्या कंडीशन यहाँ पर रहती है और समाज उनको कैसे ट्रीट करता है। एक मूवी है इसके ऊपर, शायद मुझे नाम याद आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं तो लक्ष्मी है मूवी का नाम। ठीक है, उस मूवी में आप लोग कंडीशन देखना, मतलब वो मूवी देखकर मेरे आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा यार कितनी बुरी, मतलब क्या ही बोलूँ उसके बारे में। देखेगा जरूर पर लेकिन उसको समाज को समझने के तरीके से देखेगा और वैसे मत देखेगा, मतलब एक तरीके से ना मतलब अजीब सा माहौल बन जाता है दिमाग का। ठीक है, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, पर फिर भी अगर रियलिटी में आप लोग इस चीज़ को समझना चाहते हैं कितनी एक तरीके से लो लेवल पर गिर जाती हैं चीज़ें, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पर समाज में बात की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर कोई अगर इस पर्टिकुलर एरिया में जाती है औरत तो उसको जबरदस्ती नहीं धकेला जाएगा। कोई अपनी मर्जी से अगर जाती है तो यहाँ पर वो इसको काम को एज ए काम की तरीके से ले सकती है। ठीक है, ये पर्टिकुलर डे इसलिए सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया क्योंकि 2 जून 1975 में लगभग 100 से भी ज़्यादा ऐसी महिलाएं जो थी, ऐसे जो लोग थे फ्रांस के अंदर में, यहाँ पर उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया और बहुत सारों को पुलिस के द्वारा पकड़ा भी गया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाए, यहाँ पर एक तरीके से उनको इज्जत वाली ज़िंदगी मिले, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। जैसे आप लोगों ने गंगूबाई मूवी में देखा ना, वो नोचने के लिए तैयार रहता है, तो वो हरकतें यहाँ देखने को न मिले। तो नेशनल लेवल पर मूवमेंट चलाया गया यूरोप के अंदर में और वर्ल्ड के अंदर में, ताकि इन चीज़ों को जो है सही तरीके से देखा जा सके। इनका ये काम है तो उसको काम के तरीके से देखा जा सके, उनको गलत तरीके से ट्रीट न किया जाए। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिली थी। आप लोग ही क्या राय है इसके बारे में, किस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यार यहाँ पर यह कि कहीं ना कहीं समाज में अगर कहीं भी एक ऐसा तबका है जहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है, वहाँ पर अगर कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो उसकी ज़िंदगी को भी दोज़ख यानी कि नर्क बनाने की कोशिश की जाती है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल हम लोगों को करना चाहिए। खासकर ये एक ऐसी चीज़ है जिसको एक सही डायरेक्शन में लेकर चला जा सकता है। कम से कम वहाँ से कोई बच्चा पैदा हो तो उसको वहाँ से निकाल कर एजुकेशन सिस्टम में डाल जाए, उसकी क्या गलती है इसमें।
तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत ही खतरनाक है, कई सारी एजुकेशनल मूवी आती हैं इस तरीके की, तो उनको हम लोग को समझना चाहिए कि इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, तो ये एक डे है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है इस चीज़ को अवेयर कराने के लिए। अच्छा, तेलंगाना डे के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, फॉर्मेशन के बारे में। आप लोगों का जो स्टेट है वो किस दिन फॉर्म किया गया था, बनाया गया था, क्या आप लोगों को पता है? अगर पता है तो बताइएगा जरूर, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर जानता है अपने जो स्टेट के फॉर्मेशन के बारे में। एक बच्चे के द्वारा एक मैसेज शेयर किया गया था, वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, आप लोग भी उसको जरूर देखिएगा। कई सारे बच्चे ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर मेरे पास भी कई सारे ऐसे मैसेज आते हैं। यहाँ पर एक बच्चा था उड़ीसा का, उसको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, आज की डेट में अगर कहीं एडमिशन लेते हैं ना आप लोग, तो रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी आप लोगों से पैसे लेते हैं। ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन करा लो, उसके बाद में फिर इसी तरीके से मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। फिर आगे आप लोग पैसा देते हो, अगर वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो इंसान जो है उसको रिटर्न करने से भी बिल्कुल एकदम मना कर देता है, तो इंसान जो है बड़ी बुरी कंडीशन में फंस जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कहीं पर भी आप लोगों को एडमिशन लेना है, चाहे वो धरती पर कोई भी इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, एक बार आप लोग वहाँ पर पढ़ रहे लोगों से पूछ लो कि यार यहाँ पर कैसी चीज़ें चल रही हैं। इससे आप लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी। रैंडमली जाकर कहीं पर भी एडमिशन आप लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। यार दोस्त कोई कहीं पर कोई कुछ क्लासेस ले रहा है तो एक बार उसको पूछ लो, तो उससे क्या होता है, उससे फिर आप लोगों को पता रहता है यार ये चीज़ें सही रहती है। अभी जैसे अभी मैंने देखा एक बच्चा है जिसने एपीएफसी में एडमिशन ले रखा था, उसने क्या किया, उसने यूपीएससी में एडमिशन लिया और उसका मेल आया कि सर मैंने अपने दोस्त को भी एडमिशन दिलाया यूपीएससी वाले बैच में। उसने पूछा कि कैसा चल रहा है यहाँ पर ईपीएफसी का, कैसा चला था, तो उसने बोला कि काफ़ी अच्छे हैं सारे टीचर, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी तो वो सारी बताई। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, अगर कोई आपसे पूछता है ना कि हाँ स्टडी लेवल पर किस तरीके से क्लासेस चलती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं एप्लीकेशन के ऊपर में, और आप लोगों ने क्लास ले रखी हैं, तो सामने वाले को कमियां भी बताओ कि हाँ यार थोड़ी सी ये प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में, कि एक तरीके से ना जो पीडीएफ है जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली वो प्रॉब्लम थी। ठीक है, पर लेकिन अब वो आगे उसको ठीक किया जाएगा। तो जो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम लगती है थोड़ी बहुत, तो ये एक मेन प्रॉब्लम रही जो फील की, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए आराम से चीज़ों को अब की बार सेट किया जाएगा। दूसरी एक प्रॉब्लम कई सारे बच्चों को थी कि हाँ सर लाइव क्लासेस चलो, तो लाइव क्लास अभी यूपीएससी में भी और सीडीएस में भी आप लोगों ने देखा होगा, कल तो एपीएफसी में भी एक लाइव क्लास लगाई थी यहाँ पर, तो कई सारे बच्चे उसको एंजॉय करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है लाइव क्लास की बात करते हैं। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम थी जो जी थी, सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है चाहे लाइव हो क्लास चाहे रिकॉर्डेड हो, टीचर जो पढ़ा रहा है ना कंटेंट वो आप लोगों की समझ में आना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी फील हुई, इसीलिए मैंने जैसे बताया ना कि मैक्सिमम जो भी एडमिशन फिलहाल हो रहे हैं या किसी की रिकमेंडेशन पे हो रहे हैं, जो कोई ऑलरेडी क्लासेस ले चुका है या फिर कोई बच्चा जो कि ऑलरेडी क्लास ले चुका है वो यहाँ पर यूपीएससी सीएससी या फिर सीडीएस के बैच में जा रहा है, तो ये होता है एक तरीका ट्रस्ट कि हाँ हमारे पास में जो बच्चा ऑलरेडी आया है वो दूसरी क्लासेस में भी इनरोल हो रहा है, तो इसका मतलब उसको उस चीज़ से फ़ायदा हुआ है। तो कहीं पर भी जाओ तो एक बार पूछ लो, क्योंकि पैसे आपके माँ बाप की जो मेहनत की कमाई है और आप लोगों का टाइम भी लगता है, और वहाँ पर फिर मजा ना आए तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो जहाँ पर भी जाओ पहले पूछ लो जो ऑलरेडी एडमिशन ले रखी कि कैसा लग रहा है। इसलिए मैं कहता कि मैंने कहा जब इंसान जो है किसी से एक तरीके से पूछ लेता है तो कुछ को उनसे भी ये रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसमें वो डिफरेंस क्रिएट कर पाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक बच्चे ने पूछा सर इंग्लिश की क्लासेस लगेंगी क्या? देखो वैसे सी सेट में इंग्लिश जो है वो कॉम्प्रीहेंशन वाली है ओनली, पर लेकिन मैंने पूरा प्रोविजन इसलिए कर दिया है, मैंने कहा इंग्लिश अगर किसी को आती भी नहीं है तो वो भी इंग्लिश सीख सके, क्योंकि आप लोगों का यूपीएससी मेंस के अंदर में जो ऑप्शनल पेपर होता है इंग्लिश का वो बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों का क्लियर होना, वरना उसमें भी कई सारे जो है लेट जाते हैं। तो इसलिए इंग्लिश की भी एक्स्ट्रा क्लास लगाई है, ये धरती पर कोई भी इंस्टीट्यूट आप लोगों को नहीं पढ़ाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मतलब कोई भी आप लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा, बेसिक इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो किसी को जैसे कोई अगर आगे चलकर जैसे कि आप लोगों को एसएससी वगैरह देना है, कोई एग्जाम दूसरा भी कोई साथ में लेकर चल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली सिलेबस इस तरीके से कवर करने की कोशिश कराई जाएगी ताकि कोई दूसरी भी एग्जाम आप लोग दे रहे ना, आप लोगों को एक तरीके से लगे कि यार ये सफिशिएंट है, इस तरीके का कोर्स है। फाउंडेशन नाम रखा गया ताकि आप लोगों का फाउंडेशन तैयार हो सके। स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, बस स्टेट का छोड़कर जो लोकल है बाकी सब कुछ कवर कराया जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप लोग एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर चीज़ों को तैयार कर पाओगे। तो अपनी कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी लेकर चलो, एक बार मेहनत कर कर चीज़ों को निकाल लो, तो बार बार उस चीज़ में पढ़ने की चक्कर नहीं है, फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तो ये चीज़ें हैं। बाकी शाम को 5 बजे आ जाया करो, डेली क्विज होता है उसको जरूर अटेम्प्ट करा करो। और भी यहाँ पर बच्चा कहता है कि सर ये अपडेट नहीं किया, तो यहाँ पर पेपर भी अपडेट कर दूंगा यूपीएससी के सारे, उनको भी आप लोग देख लेना। ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग वेबसाइट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर में कवर किया गया, और उसके बाद में कई सारे इसके ऊपर आर्टिकल जो हैं वो अलग अलग न्यूज़पेपर में भी छापे गए कि जो गंगा रिवर है उसका बेसिन डिक्लाइन हो रहा है, और ये एक स्टडी सामने निकल कर आई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जीएस पेपर 2 में जो रिपोर्ट्स वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं।
इसमें पर्टिकुलर टॉपिक में ये बताया जा रहा है कि जो गंगा का बेसिन है वो डिक्लाइन होता जा रहा है और लगभग 2.6 सेंटीमीटर तक पर ईयर वो घट रहा है, ये एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। तो कई सारे डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में आते होंगे। एक तो बेसिन क्या होता है, ये बात सबसे पहले निकल कर आती है। दूसरा, यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा पूछा गया, सर ये रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत करते हैं, मतलब क्या पर्पज रहता है इन रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का। आईपीसीसी की रिपोर्ट देखी, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट और इंडेक्स आते हैं। तो इनका बेसिक पर्पज ये रहता है कि ये पहले ही सचेत कर देते हैं कि अगर आगे हम लोग नहीं सुधरे तो दिक्कत होने वाली है। और कई बार ये रिपोर्ट आती है अच्छी चीज़ों के बारे में कि हाँ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बढ़ते रहो, आप लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए होती है। यानी कि अगर सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं तो ये आप लोगों को बोलते हैं चेक कर लो कि हो सकता है गलत डायरेक्शन में चल रहा हो। तो ये बिल्कुल आप लोगों की टेस्ट सीरीज की तरीके से है। जब आप लोग टेस्ट लगाते हो, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वाओ अच्छे से काम कर रहे हो, लगे रहो। पर लेकिन जब आप लोग अच्छे से टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं, इसका मतलब यह कि सोचो, रुको कि कहाँ पर क्या गलत कर रहे हो और उसके बाद में फिर आगे बढ़ो। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले गंगा का बेसिन एरिया यहाँ पर बता देता हूँ। आप लोग अगर इस पर्टिकुलर मैप को देख पा रहे होंगे तो पर्टिकुलर अगर यहाँ पर देखोगे बीचों बीच में, तो ये है हमारी प्यारी गंगा जो यहाँ से बहती हुई जा रही है। बहुत ही पवित्र रिवर मानी जाती है हमारे देश के अंदर में। और जब ये जाकर बांग्लादेश के अंदर में गिरती है तो ये दो रिवर में कनेक्ट एक तरीके से टूट जाती है। एक को बोलते हैं हुगली रिवर इधर से निकल कर आती है, और दूसरी है जिसको आप लोग पद्मा बोलते हो, वो बांग्लादेश में चली जाती है। वही पद्मा रिवर ऊपर से आ रही होती है, ब्रह्मपुत्र रिवर उसके साथ में मिलती है, और उसके साथ में मिलने के बाद में यहाँ पर आगे चलकर जैसे ब्रह्मपुत्र जो है हमारे देश में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, पर जैसे ही ये बांग्लादेश के अंदर में जाती है इस ब्रह्मपुत्र को हम लोग जमुना बोलते हैं। हमारे देश में यमुना रिवर अलग है और ये जमुना है, तो दोनों के कंफ्यूज मत करना, ये यमुना है। जब यहाँ पर पद्मा यानी कि गंगा और जो जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र मिलती हैं और वो जाकर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती हैं, तो हम लोग इसको मेघना बोलने लगते हैं। ये पर्टिकुलर जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आसपास वाला रीजन देखो, यहाँ पर ऊपर से घाघरा आ रही है, यहाँ पे आप लोगों को गोमती देखने को मिलेगी, नीचे बेतवा, चंबल, बहुत सारी रिवर, यहाँ पर सन, ये सारी रिवर आकर गंगा के साथ मिल रही है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पर कोई पर्टिकुलर रीजन जो गंगा जो रिवर है वो बह रही होती है और उसमें उसकी ट्रिब्यूटरी भी होती है, वो भी कनेक्ट हो रही होती हैं, उस पूरे एरिया को हम लोग बेसिन एरिया बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना नॉर्मली, जैसे कि जहां पर बर्तन धोते हैं वॉश बेसिन, तो नॉर्मली जो वॉश बेसिन होता है वो कुछ इस आकार का आप लोगों को देखने को मिलता है। तो वॉश बेसिन में यहाँ पर आप लोगों का नीचे कुछ ऐसा रहता है जहां से पानी निकल जाता है, पाइप लगा होता है, तो कभी भी जो पानी गिरता है वो पूरे इसमें पर्टिकुलर एरिया में बहता है इस तरीके से, और फिर जाता जाता है यहाँ पर चला जाता है। तो जो स्ट्रीम बह रही है वो तो पर्टिकुलर रिवर होगी, पर लेकिन ये बेसिन एरिया होगा जहां तक ये पानी फैलता है। तो इस नाम पर इसको आप लोग देखते हैं, यहीं से ये बेसिन भी निकल कर आया। अब आप लोगों के माइंड में समझ में आ गया। तो ये जो बेसिन एरिया है ये कम होता जा रहा है, ये जो फैला हुआ था इतने दूर तक ये कम होता जा रहा है और पर ईयर कम होता जा रहा है। तो ये स्टडी सामने निकल कर आई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना पानी पहले हुआ करता था अब उतना पानी नहीं होता है। तो ये दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलने लगती है और इसकी वजह से इसके ऊपर जो है हम लोगों को काम करना चाहिए। आप लोग बोलोगे कि ये कौन वहाँ पर, वो नहीं कि इंची और टेप लेकर बैठा हुआ था क्या? किसने चेक किया इसके बारे में बताया कि भाई साहब ये जो एरिया है ये डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके से पर ईयर ये डिक्लाइन हो रहा है। तो देखो पहले तो हम लोग ये बातें नहीं बोल सकते थे, बहरहाल आजकल जो है हमारे पास में ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं कि हम लोग इसका एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे पास में सैटेलाइट इमेज है, उसके बेस पर हम लोग इसका पता लगा सकते हैं। आप लोग बिल्कुल इसका ऐसे बोल सकते हो, किसी पर्टिकुलर इंसान से आप लोग 1 साल बाद मिल रहे हो तो उस इंसान की जो बॉडी है उसका जो फेस है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। पर लेकिन जो इंसान डेली वहीं पर ही रह रहा है और वो उसको रेगुलरली देख रहा है वो उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब घर पर जाते हो काफ़ी लंबे समय बाद, तो जो मम्मी होती है खासकर वो कहती है कि देखो बच्चा कितना दुबला हो गया है, खाना वाना लगता है कि मिलता ही नहीं है बाहर, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं? ये होती हैं कि लंबे समय बाद वो आप लोगों को देख रहे हैं, ठीक है। भले ही आप लोग मोटे हो गए हो, ठीक है, थोड़े खा गए, लेकिन उनको दुबले लगते हैं मैक्सिमम मम्मी को, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इनके द्वारा एक एवरेज निकाला जाता है। यहाँ पर जो अभी इनके द्वारा देखा गया तो 96 से लेके 2017 तक का इनके द्वारा एक डेटा निकाला गया है और उस डेटा में जो ये बेसिन का एरिया कम हुआ है उसमें ये बातें बताई जा रही है कि उस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से कि पर ईयर जो है ये 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से जो है वो नीचे होता जा रहा है। सॉरी, पर सेंटीमीटर के हिसाब से नीचे होता जा रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि 2.6 सेंटीमीटर के हिसाब से पर ईयर घट रहा है।
तो ये एनालिसिस यहां पर किया गया। अब ये एनालिसिस कैसे किया गया, ये एनालिसिस यहां पर निकल कर आता है जो सैटेलाइट की इमेज होती है उसके बेसिस पर। तो यहां पर सैटेलाइट का जो डेटा है वो रिकवर किया गया, पर्टिकुलर यहां पर ग्रेविटी रिकवरी और क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट, ये इसके द्वारा यहां पर बताया गया। इससे पहले यहां पर 1.7 जो सेंटीमीटर पर ईयर था, पर लेकिन जो ग्रेस सैटेलाइट है लॉन्च किया गया था 2002 में, उसने यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया को ऑब्जर्व किया और उसके द्वारा यहां पर ये सारी बातें निकल कर आई है। तो अब आप लोगों के सामने ये तो बात समझ में आ गई कि हाँ यार ऐसा ऐसा कुछ कुछ देखने को मिल रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को यहां पर बेसिकली रिवर के बारे में बताता हूं, जिसके साथ में आप लोग अच्छे से चीजों को कनेक्ट भी कर पाएंगे। गंगा जो रिवर है हमारे देश की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। अगर गंगा रिवर के बारे में हम लोग बात करें तो कौन से राज्य से नॉर्मली बहती हुई नजर आती है, तो इसके बारे में कुछ कुछ बातें आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। जो बेसिक चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा और इसके साथ में फिर कई सारी चीजें आप लोग कनेक्ट भी कर पाओगे। सबसे पहले ये एक ऐसी पिक्चर है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, और कई बार ये एक तरीके से ऐसा टॉपिक होता है जो कि मतलब एक तरीके से ना क्वेश्चन तो बनते हैं, और वैसे भी आप लोगों को अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। पूछते हैं कई बार क्वेश्चन इस तरीके से कि आप लोग क्या जानते हो कि कौन कौन से प्रयाग है हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो ऐसा पूछ लेते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन खासकर जब हिंदू धर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। इससे रिलेटेड जो रिवर्स हैं उनसे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा अलग अलग नाम है। जैसे यमुना कहां से निकल कर आ रही है तो बोलते हैं कि यमुनोत्री से निकल कर आ रही है, ठीक है। गंगा कहां से निकल कर आ रही है कि गंगोत्री से निकल कर आ रही है, पर लेकिन क्या उसको गंगा ही बोलते थे तभी? नहीं, यहां पर भागीरथी बोलते हैं। जब भागीरथी आगे आकर मिलती है देवप्रयाग में, जो उधर से रिवर आ रही होती है, तो यहां पर यह गंगा बन जाती है। यानी कि ऊपर से देखोगे तो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में जो धौली गंगा होती है वो विष्णु प्रयाग पर आकर मिलती है रिवर के साथ में, जो अलकनंदा रिवर है। अलकनंदा रिवर पर जब धौली रिवर मिलती है तो इसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं। जब अलकनंदा रिवर आगे चलती है और यहां पर नंदाकिनी रिवर यहां पर मिलती है तो इसको नंद प्रयाग बोलते हैं। यही अलकनंदा जब आगे चलकर पिंडार गंगा से जाकर मिलती है तो इसको हम लोग कर्ण प्रयाग बोल देते हैं, ठीक है। और यही जब आगे चलकर यहां पर बढ़ती है और यहां पर मंदाकिनी रिवर के साथ में मिलती है तो इसको रुद्र प्रयाग बोलते हैं। तो यही जब रिवर आगे अलकनंदा भागीरथी के साथ में मिलती है देव प्रयाग बोलते हैं, और यही फिर आगे चलकर गंगा का नाम ले लेती है। यानी कि जो हमारे देश में आप लोगों को ये पैटर्न देखने को मिलता है गंगा रिवर का, ये यहां से निकल कर आता है। राज्य कौन कौन से कनेक्टेड है गंगा के साथ में, यानी कि गंगा जी के राज्य जो है वो कौन कौन से आप लोगों को कनेक्ट देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को वो बता देता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में ये चीजें थोड़ी सी क्लियर रहे। गंगा जो रिवर है यहां पर वो उत्तराखंड से आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो गंगा रिवर जो है बेसिकली चलती है, यानी कि जो नाम आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके बाद में यहां पर ये उत्तर प्रदेश के अंदर में आप लोगों को एंट्री करती हुई नजर आती है। उत्तर प्रदेश के बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा बिहार के अंदर में एंट्री करती है। बिहार के अंदर से अगर आप लोग यहां पर देख पा रहे हो तो नीचे आप लोगों को यहां पर बेसिकली वेस्ट बंगाल आप लोगों को देखने को मिलेगा और झारखंड, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है, इधर से बहती हुई फिर आगे चलती हुई आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। बेव बंगाल में आकर जो है गंगा रिवर गिर जाती है। पर लेकिन इसकी जो सहायक नदियां हैं वो ट्रिब्यूटरी वगैरह वो कई एरिया में फैली हुई है, जैसे कि दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे यहां पर यमुना हो गई ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। झारखंड के अंदर ट्रिब्यूटरी है, मध्य प्रदेश के अंदर में ट्रिब्यूटरी है। जब बेसिन एरिया के बारे में बात करेंगे हम लोग तो वो काफी बड़ा हो जाएगा, तो वो कई सारे और स्टेट में फैल जाएगा। तो इसीलिए यहां पर मैं आप लोगों से जो बेसिन एरिया के बारे में बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि और भी कई सारे राज्य में यहां पर ये चीजें फैल गई है। कई बार तो आप लोगों से ये पूछ ले आते हैं कि कौन सी सिटी है यहां पर उस गंगा के किनारे पर। जैसे न्यू दिल्ली कहां पर है, वो आप लोगों ने देखा होगा यमुना के किनारे पर है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। आगरा जो है वो यमुना के किनारे पर देखने को मिलेगा। जब ताजमहल के बारे में बात करते हैं तो ये आप लोगों ने नॉर्मली फील भी किया होगा। कानपुर जो है वो गंगा के ऊपर है, देख सकते हैं यहां पर। इसी के साथ में इलाहाबाद में यहां पर गंगा और यमुना आकर मिलती है, तो आप लोगों को पता है यहां पर इसको यहां पर संगम भी बोलते हैं आप लोग। वाराणसी गंगा के, पटना गंगा के, इसी के साथ में यहां पर फरक्का गंगा के। तो ये इस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये कई बार सिटीज जो हैं ये हल्का हल्का सा आप लोगों को पता होना चाहिए, और अगर आप लोग उस एरिया से आते हैं तो आप लोगों के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है कि हाँ इस तरीके से पैटर्न चल रहा है और आप लोगों को इसके बारे में एक क्लैरिटी है। तो रफली अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं कि जो उत्तर प्रदेश में इसका पैटर्न देखने को मिल रहा है, बिहार में जो पैटर्न देखने को मिल रहा है और वेस्ट बंगाल में जो पैटर्न देखने को मिल रहा है वो अलग अलग है। यानी कि जो ये बेसिन एरिया घट रहा है तो उत्तर प्रदेश में ये लगभग 2 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से यहां पर ये डिक्लाइन हो रहा है। सेम पैटर्न अगर आप लोग जाओगे बिहार के अंदर में, तो बिहार के अंदर में आप लोगों को ये रफली जो है 1 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से घट रहा है। अगर आप लोग जाओगे वेस्ट बंगाल के अंदर में तो ये 0.6 सेंटीमीटर के हिसाब से जो है वो रफली नीचे घट रहा है। ऐसे आप लोग देख सकते हैं।
और इसका इम्पैक्ट जो है आप लोगों को ये अलग अलग एरिया में देखने को मिलेगा, जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, वहां पर भी, क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरीज आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं किसके रीजन की वजह से आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो बहुत सारे रीजन है। अगर कोई पूछे आप लोगों से तो एक तो अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि शहरीकरण जो है वो हमारे देश में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इसी के साथ में अगर आप लोग बात करें तो इरिगेशन की जो फैसिलिटीज है वो काफी ज्यादा एक तरीके से इरिगेशन इंटेंसिव होता जा रहा है, तो ये भी बिगेस्ट रीजन यहां पर माना जा रहा है। और इसी के साथ में अगर बात करें ग्राउंड वाटर का जो एक तरीके से एब्स्ट्रैक्शन है वो काफी कम होता जा रहा है। इसकी वजह से जो रिवर का पानी है वो यहाँ पर आजकल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वाटर टेबल जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है। तो ये क्या चीजें हो गई सारी, ये यानी कि अगर आप लोग बोलेंगे बिल्कुल ऐसे ही है कि हर एक इंसान पर किसी सिचुएशन का अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है। मान लीजिए एक टाइम पर था मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं काफी इरिटेट हो जाता था, पर जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी तो समझ में आ गया कि हर सिचुएशन में एक हद तक ही इंसान जो है अगर इरिटेट उससे ज्यादा होगा तो फिर उसकी बॉडी पर उसका इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पर हम लोग को रुक जाना चाहिए और रुक कर थोड़ा सोचना चाहिए और सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये समझ सकते हैं। एक इंसान ऐसा आज के डेट में जिसको कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता है, वो कहता है कि सब मोह माया है, चलता रहता है यार, साइड में रखो इसको, ये सब बेसिक चीजें हैं। और एक इंसान ऐसा है कि वो छटपटा जाता है सिचुएशन में। तो एक ही सिचुएशन है और इंपैक्ट हर पर अलग अलग है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कोई किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, कोई किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो यहां से बेसिक चीजें आप लोगों की समझ में यहां पर आ गई है। तो यहां से अगर आप लोग चीजों को देखोगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आप लोगों को यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। रिवर गंगा जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है जब जाकर ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और ये डेल्टा इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको यहां पर पर्टिकुलर अगर आप लोग बात करोगे कि इसको यहां पर एक नाम तक दिया गया है और उस नाम को बोलते हैं हम लोग सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कन्वर्ट किया गया था 1997 के अंदर में। क्यों? क्योंकि यहां पर एक पेड़ होता है जिसको बोलते हैं सुंदरी ट्री। तो सुंदरी ट्री के नाम पर ये सुंदरबन डेल्टा यहां पर पड़ा और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट यहां पर बन गया, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन के तौर पर ये आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। तो बेसिन एरिया कहां पर है? ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है जहां से गंगा बहती है। इसीलिए जब भी हम लोग गंगा को क्लीन करने का कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यार गंगा रिवर को क्लीन करना है, पर लेकिन एक कोई राज्य यहां पर क्लीन नहीं कर सकता, सबका साथ सबका विकास लेकर चलना पड़ेगा। इनके सारे के सारे जो स्टेट हैं वो उनको प्रयत्न डालना पड़ेगा, तब जाकर ये गंगा रिवर जो अपनी है हम लोग इसको स्वच्छ कर पाएंगे, वरना इसको स्वच्छ नहीं कर पाएंगे। यही रीजन है कि सारे राज्य जो हैं वो कई बार सिंक्रोनस वे में आते नहीं है और यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आप लोग ये बातें समझ सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं यहां पर करूंगा आगे बढ़ने से पहले, जो कि हालांकि डिफरेंट आप लोगों का यहां पर एक तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा और बहुत जरूरी भी है फिलहाल के टाइम पे। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका आंसर देना। ऑपरेशन गंगा चलाया गया हमारे देश में 2022 में। ऑपरेशन गंगा ये किससे रिलेटेड था? जब ये यहां पर ऑपरेशन चलाया गया मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया था ये सारा रेगुलर जो हमारा डिस्कशन होता है। देखता हूं कौन कौन सा ये आंसर देता है। और ये सिचुएशन आज तक चली आ रही है तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों का यहां पर बन जाता है। याद आ रहा है किसी को? पॉज कर लेना वीडियो को, आंसर दो, फिर आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, किस किस को याद आया? हाँ, कुछ कुछ रुझान जो है आने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कई सारे ऑपरेशन जो कि आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं और ये सारे एक ही स्लाइड में प्रोवाइड करा दिए हैं, अलग अलग ऑपरेशन अलग अलग टाइम के। ऑपरेशन गंगा में यूक्रेन से हम लोगों ने अपने लोगों को निकाला था 2022 में। वंदे भारत जो चलाया गया था कोविड-19 में, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को जो है फॉरेन कंट्री से निकाला था, उसको हम लोगों ने वंदे भारत बोला था। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है ये यहां पर नेवी के द्वारा एफर्ट लगाया गया था अपने लोगों को बाहर के देशों से निकालने के लिए। ऐसे ही यहां पर आप लोगों को ये कई सारे ऑपरेशन है, जैसे इवैक्यूएशन फ्रॉम द ब्रिसल्स। ठीक है, तो ये 2016 का ऑपरेशन है जहां पर टेररिस्ट अटैक के थ्रू अपने लोगों को यहां पर बचाकर निकाला गया था ब्रिसल्स एयरपोर्ट से। ऑपरेशन राहत ये पर्टिकुलर ऑपरेशन है, यमन से अपने लोगों को निकाला गया था। ऑपरेशन मैत्री ये हमारी कंट्री में बेसिकली अर्थक्वेक में फंसे हुए लोग जो थे उनकी हेल्प करने के लिए हमारे देश के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन सेफ कमिंग होम, तो यहां पर बेसिकली सेफ होम कमिंग 2011 में यहां पर जो एक तरीके से लीबिया के अंदर हमारे देश के लोगों को बचाने के लिए निकाला गया। ऑपरेशन सकून 2006 में ये लेबनान से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, जो ब्रूथ सी लिफ्ट के नाम से आप लोग इसको बोल सकते हैं, कहीं पे तो मूवी बनी हुई है। ऑपरेशन क्वेक जो यहां पर क्वेत एयरलिफ्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहां पर भी बहुत बुरी कंडीशन थी, बहुत सारे लोगों को निकाला। तो ये जो ऑपरेशंस हैं एक ही स्लाइड में एक जगह इकट्ठे करा दिए और इनसे टाइम टू टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस स्लाइड को तो आप लोग सेव करके रख लेना स्क्रीनशॉट लेके, और बाकी तो आप लोगों को ये स्लाइड जो है पीपीटी में मिली जाती है,
वहां से आप लोग इसको अपने पास में रख सकते हैं। तो ये अलग अलग ऑपरेशन है। तो कल को अगर देखने को मिल जाए कि ऑपरेशन गंगा है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि यार ऑपरेशन गंगा तो गंगा को क्लीन करने के लिए होगा, और पहली स्टेटमेंट वही होगी। आपकी भावनाओं के साथ में खेलता है एग्जामिनर, उसको पता है कि आप लोग किस लेवल पर सोच सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग के माइंड में क्रिस्टल और क्लियर होनी चाहिए, तो चीजें आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों दुनिया भर में पानी का क्राइसिस आज की डेट में इतना है जिसकी कुछ हद नहीं है। कई बार आप लोगों को बाढ़ देखने को मिलती है और ऐसा लगता है कि हर जगह पानी है पर पीने के लिए पानी नहीं है। 70% जो इंडियन जो वाटर है वो आज के डेट में कॉन्टेमिनेटेड है, यानी कि कोई ना कोई उसमें मिलावट आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि कोई भी पानी अगर आप लोग पी रहे हो तो वो अप टू द मार्क नहीं है। 75% जो घरों में पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, जो आप लोगों को देखने को मिलता है, तो यहां पर देखने को मिलेगा कि ड्रिंकिंग जो वाटर रहता है उसकी बात मैं आप लोगों से यहां पर कर रहा हूं बेसिकली, वो भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लगभग 75% इस कैटेगरी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, यानी कि उनके पास में पानी नहीं है, इधर उधर से लेकर आना पड़ता है। 84% जो गांव वाले एरिया में, तो उनको पाइप वाटर ही नहीं मिल पा रहा है उनके घर में, यानी कि वहां पर भी आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर में ये प्रॉब्लम निकल कर आती है, और खुद नीति आयोग ने यहां पर इसके ऊपर बातें की थी कि क्या क्या दिक्कतें यहां पर देखने को मिल रही है। कहीं नाइट्रेट है, कहीं फ्लोराइड है, कहीं आयरन है, कहीं आप लोगों को और मिलावटें देखने को मिलेगी, कई सारे लेड, सीसा, क्रोमियम। तो ये अलग अलग लेवल पर कंडीशन निकल कर आ रही है आज की डेट में, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर में टोटल मिलाकर आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि आज के डेट में इसकी वजह से इंपैक्टेड है, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट आप लोग बोल सकते हैं किसी न किसी लेवल पर इंपैक्टेड है। तो आज के यहां पर आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की डेट में सिचुएशन देश के अंदर में क्या है। हमारा देश जो है, जो टोटल कंट्री है वाटर क्वालिटी के अंदर में 122 है दुनिया के अंदर में जिनकी रैंक निकाली गई थी। हमारा देश जो है वो 120 पर है, यानी कि नीचे से हम लोगों ने टॉप किया। इससे आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी बुरी कंडीशन का पानी हमारे देश में लोगों को मिल पाता है। इसके रिलेटेड मैं आप लोगों को हमेशा जब भी कोई पानी का टॉपिक आता है, मैं आप लोगों को एक उदाहरण कई बार देता हूं कि जब मैं दिल्ली में रहा करता था उस टाइम पर, जहां पर मैंने बेसिकली अपना रूम लिया था, तो वहां पर जो अंकल थे उनके द्वारा यहाँ पर मैंने बोला अंकल जी पानी कैसे होता है यहाँ पर, आपने तो वाटर कूलर वगैरह यहाँ पर लगा नहीं रखा कोई प्यूरेट वगैरह। तो उनके द्वारा बोला गया कि बेटा गंगा का पानी आता है, ठीक है, मतलब एक तरीके से उनका मानना था कि यमुना का पानी आता है, डायरेक्ट साफ स्वच्छ पानी है। कई बार ऐसा पानी आता था उसमें से टोटी में से, मतलब उसमें से ऐसा लगता था कि नाली का पानी है। ये कंडीशन देखने को मिली। मैंने कहा यार यहाँ तो मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो फिर अपना एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट लगा लिया कि चलो ठीक है काम चलता रहेगा। तो ये सिचुएशन समझ सकते हैं। तो कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है आज की डेट में अगर आप लोग देखें। और ये तो दिल्ली की बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सोचो दूर दराज वाले इलाकों में क्या सिचुएशन इसकी आज की डेट में देखने को मिलती है। तो इसलिए ये एक ऐसा एरिया है जो कि काफी ग्रे एरिया आप लोग बोल सकते हैं। और ये तो एक पूरा अलग से टॉपिक बन जाता है कि देश के अंदर में कहां कहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, और इससे रिलेटेड जो अलग अलग स्कीम्स हमारे देश में चलाई जा रही हैं। आप लोग देखिएगा हमारे देश में ये रीजन क्या है कि ऐसा इंपैक्ट पानी पर देखने को मिल रहा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया, तो ऐसे राज्य जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और कई सारे राज्य हो गए जहां पर पानी जो है अप टू द मार्क अवेलेबल नहीं है, वहां पर भी चावल की खेती आज की डेट में होती है। तो ये कहीं ना कहीं हम खुद अपने पैरों पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस तरह की सिचुएशन को देखते देखते। इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट पानी की, इसी के साथ में यहां पर रेगुलेशन ढंग से हो नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेंटर और स्टेट जो है वो लड़ते रहते हैं यहां पर जब पानी का मुद्दा आता है, ठीक है। कई सारे स्टेट जो है वो आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जब एक राज्य से दूसरा राज्य निकाला जाता है तो वो राज्य निकलते ही सबसे पहले यहां पर उनकी लड़ाई जो होती है वो रिवर यानी कि नदी को लेकर होती है, और उसके ऊपर दुनिया भर के मुद्दे चलते रहते हैं। हर एक राज्य में कोई ना कोई इशू देखने को मिलेगा। अपने राज्य का नाम लिखो और जाकर देखो, कोई ना कोई इशू जरूर नजर आएगा आप लोगों के राज्य से रिलेटेड भी। तो एटलीस्ट वो टॉपिक आप लोगों को तैयार करना है। क्यों? क्योंकि ऐसे इशू जो है आप लोगों से डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछ ले जाते हैं, और अगर जियोग्राफी ऑप्शनल है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। स्टेट पीसीएस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से वहां से बन सकते हैं। और वैसे भी बेसिक इंफॉर्मेशन यार अपने एरिया के बारे में एटलीस्ट होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव चलाए गए, जैसे अटल भूजल योजना हो गया, जल शक्ति अभियान हो गया, एक्विफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया, अटल मिशन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी हो गया। ये सारे इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाए गए ताकि सॉल्यूशन यहां पर निकाला जा सके। मुद्दा इतना ज्यादा गहरा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट तक के द्वारा प्रोग्राम चलाए गए हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना एरिया ये मैच करने के लिए एक सेकंड में आप लोगों से क्वेश्चन पूछकर बैठ जाएंगे। जैसे कि हर राज्य के द्वारा अपने अपने एरिया में कोई ना कोई स्कीम यहां पर चला रखी है, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर राजस्थान के बारे में। तो यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में? ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ये राजस्थान के द्वारा यहां पर चलाया गया, ठीक है।
इसी के साथ में अगर बात करें महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र में जलयुक्त शिविर आप लोगों के सामने निकल कर आया। गुजरात के अंदर में सुजलम सुफलम अभियान आप लोगों को देखने को मिलेगा। तेलंगाना के अंदर में मिशन काकतिया और यहां पर नीरू चिटू ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहां पर? यह है आंध्र प्रदेश के अंदर में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे किस ईयर में, ये आप लोगों को बताना है। अलग अलग प्रोग्राम है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पर जल जीवन हरियाली बिहार का प्रोग्राम है। अगर आप लोग स्टेट पीसीस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं पहले ही। जल ही जीवन ये हरियाणा का प्रोग्राम है। इसी के साथ में यहां पर जो नेक्स्ट बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में, तो ये यहां पर कुद्दी मरामठ, ठीक है। तो कुद्दी मरामठ जो है ये तमिलनाडु का आप लोगों को यहां पर प्रोग्राम देखने को मिलेगा। कैसे हम लोग को पानी को जो है वो बेसिकली सही तरीके से यूज करना है, लोगों तक पहुंचाना है, कैसे सेव करना है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चला दिए। और अगर राज्य देखोगे, राजस्थान हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, तमिलनाडु हो गया, नॉर्थ से लेके साउथ तक का आप लोगों को राज्य यहां पर नजर आ जाएंगे। यानी कि ये प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर एरिया की नहीं रह गई है, ये पूरे देश की दिक्कत है आज की डेट में, जिसके ऊपर काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब इतनी बात चल ही रही है तो यहां पर कुछ बातें आप लोगों को बता दूं, और यहां पर स्टार लगा लेना। जितने स्टार लगाओगे उतने ही कम है बेसिकली, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी यहां से बन भी चुका है कि हमारी पृथ्वी पर कहां पानी है और कितना पानी कहां पर पाया जाता है, और एनुअल हमारे हिस्से में कितना पानी आता है। एक इंसान के हिस्से में 1947 में लगभग 6000 क्यूबिक मीटर पानी देखने को मिलता था, पर लेकिन वही पानी जो है अभी 2025 में लगभग हो जाएगा 1340, और ये 2050 में हो जाएगा 1140। यानी कि पानी की क्वांटिटी जो इंसान के हिस्से में आती है वो घटती जा रही है। ऑलरेडी ये कंडीशन आप लोगों के सामने है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जो ठीक ठाक चीजें चल रही हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर चीजें काफी लार्ज स्केल पर डिक्लाइन हो रही है। तो ये एरिया आप लोग यहां पर देख सकते हैं। स्टेट कंज्यूम करते हैं मोर देन द रिचार्ज, यानी कि जैसे बारिश हुई, बारिश ने वाटर टेबल को रिचार्ज किया, पर वो सारा का सारा निकाल दिया। तो पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा इस कैटेगरी में आते हैं। स्टेट जो है वो यूज करते हैं एक तरीके से, स्टेट बात की जा रही है स्टेट ऑफ वाटर यूज इन अदर, एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर, जैसे कि तमिलनाडु, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को एक अलग पैटर्न देखने को मिलेगा। यानी कि जितना रिचार्ज हो रहा है उससे पानी जो निकाला जा रहा है वो आप लोग कम देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि आप लोग देखो, ये चीजें रटने की नहीं होती है बेसिकली, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि पानी बरस कितना रहा है और निकाला कितना जा रहा है, वो कंडीशन यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। नॉर्मली पृथ्वी के ऊपर अगर आप लोग देखोगे, जो हमारी प्यारी पृथ्वी है उसके ऊपर टोटल अगर देखोगे तो एक तरीके से काफी बड़ा एरिया है जो कि पानी देखने को मिलता है। सारा आप लोगों को इतने बड़े ओशन है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक है, इंडियन ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, ये सारे जो ओशन है पानी से ही भरे पड़े हैं। हमारे ग्लेशियर हो गए, सारी चीजें हो गई, पर लेकिन देखोगे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये निकल कर आता है कि 96% जो वाटर है वो हमारा समुद्र के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, वो सारा खारा पानी है। पर लेकिन फ्रेश वाटर जो है वो ओनली 2.5% है। जो 2.5% फ्रेश वाटर है जो हम लोग यूज करते हैं, वो उसका 30% तो ग्राउंड वाटर में है। बाकी जो पर्वतों पर ग्लेशियर जमे पड़े हैं वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो सरफेस के ऊपर पानी है वो ओनली 1.2 है। ये वो पानी है जो लेक, नदी आप लोगों को देखने को मिलती है ना, ये जमा हुआ है, ये दुनिया भर का पानी आप लोग बोलते हैं, ये ओनली आप लोगों को देखने को मिलेगा। कितना है बेसिकली यहाँ पर 1.2% जो टोटल पानी है, कुछ एटमॉस्फेयर में है। रिवर पर तो आप लोगों को 0.49 ही देखने को मिलता है। जो नदियां हैं, जैसे आप लोगों को गंगा रिवर होगी, हमारी जो बड़ी बड़ी रिवर होगी, पूरी पृथ्वी के बारे में मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। इससे ज्यादा तो सोइल के अंदर में जो मॉइस्चर है वहां पर पानी पाया जाता है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। कल को कोई आप लोगों से पूछ बैठे तो कम से कम आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ऐसी ऐसी भी कंडीशन है, और यहां से पूछा भी जा चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन। तो इसीलिए यहां पर ये चार्ट मैंने आप लोगों को दिखाया कि यहां पर वाटर कितना अवेलेबल है, कितना कंज्यूम कर रहे हैं और कितना अवेलेबल है। तो यहां पर तमिलनाडु, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र फिर भी पॉजिटिव साइड में है। पर लेकिन अगर बात करेंगे पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, यहां पर वाटर टेबल से ज्यादा निकाल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में पानी का जो लेवल है बहुत नीचे चलता हुआ चला जाएगा। दुनिया में हमारी पॉपुलेशन लगभग 18% है, जितनी टोटल दुनिया में लोग रहते हैं, पर दुनिया में जो पानी है उसका लगभग हमारे पास में 4% है ओनली। यानी कि 18% पॉपुलेशन है, तो कम से कम 17-18% दुनिया का पानी हमारे पास में होना चाहिए था ना। इसीलिए हमारे देश में पानी की जो है वो आने वाले टाइम में आप लोगों को और भी कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे 3-4 टॉपिक हो गए एक ही टॉपिक के अंदर में। गंगा रिवर के बारे में पूरा एक कंप्लीट टॉपिक हो गया, अलग से पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी का टॉपिक आप लोगों का हो गया। इंटरनेशनल रिलेशन पे कैसे कैसे ऑपरेशन हमारे चलाए जा रहे हैं, तो ये IR का टॉपिक आप लोगों का हो गया, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात कर रही है यहाँ पर।
रिपोर्ट की फाइंडिंग्स सारी मैंने बताई, वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये पर्टिकुलर एक टॉपिक आप लोगों को हो जाता है कि कौन कौन से प्रयाग हैं, उसके बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ये हो गया। कहां कहां पर पानी का लेवल हमारे देश में कितनी स्कार्सिटी है, तो ये पूरा नीति आयोग के द्वारा यहां पर बताया गया। तो ये पूरा एक्सट्रीम कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। कहां कहां पर क्या क्या सिचुएशन है, ये बेसिन कितना घट रहा है, इसके बारे में बात करें। क्या क्या पोल्यूशन पानी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो वाटर पोल्यूशन भी यहां पर टॉपिक कवर हो गया आप लोगों का। किसी स्टेट के द्वारा क्या क्या स्कीम चलाई जा रही है, तो ये भी कवर हो गया। और पृथ्वी के ऊपर कहां पर कितना पानी पाया जाता है, तो ये मल्टीपल टॉपिक्स आप लोग कवर हो गए यहां पर, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसीलिए मैंने बोला था स्टार लगा लेना, क्योंकि रेगुलरली ये पूछे जाते हैं। और पूछना तो अलग बात है यार, ये तो एक ऐसा टॉपिक है, भारतीय नागरिक होने के नाते भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, उसको दूर करके आगे बढ़ना है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव है ग्राउंड वाटर को डिप्लीशन यानी कि कम होने से बचाने के लिए। अमृत जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, एक्वाफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट। सही आंसर क्या है? 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए। एक क्वेश्चन है यहां पर जो आप लोगों से पूछा गया, ये मैच करने के लिए कि जलयुक्त शिविर महाराष्ट्र का है, सुजलम सुफलम अभियान राजस्थान का है, नीरू चिटू ये आंध्र प्रदेश का है, कुदर मरमट तो ये योजना तमिलनाडु की स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनकरेक्ट आप लोगों को बताना है, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ऑल या फिर नन। इनको अटेम्प्ट करो, फिर आंसर सबके बता दूंगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है गंगा रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिकली सिस्टम के बारे में। तो बात की जा रही है एट जो विष्णु प्रयाग है, भागीरथी मिलती है अलकनंदा के साथ में, ठीक है, जिसको फिर आगे गंगा बोलने लगते हैं। गंगा रिवर जो है वो 5 स्टेट से होकर आप लोगों को बहती हुई नजर आती है। जो यहां पर माउथ है गंगा रिवर का, वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं, सुंदरवन डेल्टा, ये बात बोली गई है। ठीक है, जो रिवर है बेसिकली, तो यूनेस्को के द्वारा भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। इसी के साथ में गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तराखंड के अंदर में, जो कि भागीरथी के नाम से जाना जाता है। सही आंसर क्या यहां पर बताना है, ओनली 2, ओनली 3, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन के आंसर बताता हूं मैं, और इनके एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के सामने है यहां पर। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, मैच कर लेना आप लोग इसको, वीडियो को पॉज करके भी एक बार। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, उसके अंदर है यहां पर इनकरेक्टली मैच है, ओनली 1 पेयर, और वो कौन सा है, सुजलम सुफलम अभियान गुजरात का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीसरी जो स्टेटमेंट है यहां पर, तीसरा जो क्वेश्चन है उसके बारे में अगर बात की जाए तो इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप लोगों के सामने है पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो यहां पर ये देव प्रयाग है, सारे के सारे प्रयाग जो है मैंने आप लोगों को यहां पर अभी समझाए, तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए, माइंड में क्रिस्टल क्लियर आप लोगों के ये पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक है, इसी के साथ में टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में कि आप लोगों को अभी हमारे देश में नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया था, नेशनल जो मिशन फॉर क्लीन गंगा, तो उसके बारे में बात की जा रही है कि कैसा रिजल्ट निकल कर आता है और क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम है इसके अंदर में, ये सारी बातें हैं। इसके बारे में पूरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया 2015 में। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि एक तरीके से सॉल्यूशन के बारे में, कि भारत के अंदर में ये वही है जो अभी डिस्कस किया है कि भारत के अंदर में घटते भूजल संसाधनों का आदर्श समाधान, तो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो जल संचय प्रणाली यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग है, शहरी क्षेत्रों में से कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है। तो यहां पर आइडियल सॉल्यूशन ऑफ डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर सोर्स जो रिसोर्सेज है इन इंडिया इज ए वाटर हार्वेस्टिंग एंड हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव इन अर्बन एरिया, यानी कि जो शहरी है इलाका उसमें कैसे इसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से आंसर राइटिंग का भी बन गया यहां से। इवन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया जो फ्रेश वाटर के बारे में पूछा था कि दुनिया भर के संसाधन है हमारे पास में, फिर भी क्यों कमी से हम लोग जूझ रहे हैं, संसाधनों की वजह से भी, फिर भी यानी कि हमारे पास में सारी चीजें हैं पर फिर भी हम लोग जूझ रहे हैं, तो क्या दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछा गया। तो इसको कहते हैं टॉपिक को तैयार करना, हर एक लेवल पे स्टैटिक, करंट, बेसिक सारी चीजें आप लोगों के सामने आ गई। अब भी कोई डाउट हो तो बताना। ये इस तरीके से हो गया कि सारे टॉपिक इसके अंदर कवर हो गए पानी से रिलेटेड। तो पानी जो है उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों से आए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, पानी जो है वो किस लिस्ट के अंदर में आता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट, ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। तो इसका कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। पॉलिटी के अंदर भी ये सारी चीजें अच्छे से कवर की थी मैंने, सारी की सारी लिस्ट। ठीक है, तो ये आंसर आप लोगों को देना है। क्या है कोलिजन सिस्टम, इसके बारे में मैं काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जीएस पेपर 2 के अंदर में जो जुडिशरी वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं।
हमारी कंट्री में जो जुडिशरी वाला पोर्शन है वो आप लोग बोल सकते हैं कि यूनिटरी टाइप में हम लोग फॉलो करते हैं, यानी कि सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर है हाई कोर्ट और फिर है सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ऐसे हमारी कंट्री में जो एक तरीके से प्रोविजन है संविधान के हिसाब से, कुछ ऐसा सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है। आज का पूरा फोकस हमारा रहेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब ओरिजिनली अगर आप लोग बात करें हमारा संविधान जब बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू यहां पर टोटल मिलाकर 7 जज थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, 7 जज थे प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो टोटल मिलाकर 8 जज हुआ करते थे। यानी कि जब हमारे देश में चीजें स्टार्ट की गई उस टाइम पर 8 जज थे 1950 में, 11 जज यानी कि 3 और ऐड कर दिए 1956 में, फिर यहां पर 14 जज हो गए 1960 में, फिर 18 जज हो गए 1900। यहां पर याद रखेगा ये कई बार मैच करने के लिए आता है, अभी कई बार वनडे टाइप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1978 में रिसेंट वाला जरूर याद रखना, फिर 26 हो गए यहाँ पर 1986 में, 31 जज हो गए 2009 में और 34 जज हैं आज की डेट में 2019 में, यहां पर इनको बढ़ाकर 34 जज कर दिया गया था। तो यानी कि टोटल जो स्ट्रेंथ है यहां पर हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट की वो 34 जज हैं, और इन 34 जज में 33 तो जज आप लोगों को देखने को मिलेंगे प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो मिलाकर 34 की स्ट्रेंथ यहां पर हो जाती है। आज की डेट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है ये आप लोगों को बताना है। बाकी कोलोजियम का सिस्टम क्या है मैं अभी आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा, ताकि कोई भी माइंड में आप लोगों के इसको लेकर डाउट न रहे। सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, और फिर क्वेश्चन भी आखिरी में डिस्कस करूंगा, तो कोई भी माइंड में डाउट लेकर नहीं चलना है, तो एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारी कंट्री में आप लोगों को एक काफी शानदार एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, यानी कि हर एक इंसान का काम बांट दिया, ठीक है। जैसे घर में आप लोगों ने देखा एक इंसान जो है उसको लगा दो, ठीक है, तुम झाड़ू लगाना, ठीक है, एक को लगा दो कि तुमको बर्तन धुलने हैं, एक को लगा देना है कि तुमको जो है खाना वाना बनाना है। तो इस तरीके से सबका काम हो गया सेपरेट, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, सब अपना अपना काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है उसमें ये होती है कि हर एक इंसान जो है वो अपने काम के लिए अकाउंटेबल रहता है। अगर ये काम नहीं हुआ तो इससे पूछ जाएगा क्यों भाई झाड़ू क्यों नहीं लगी, क्यों भाई बर्तन क्यों नहीं धुले, क्यों भाई यहाँ पर किस तरीके से खाना बनाया, ये तो तुमने अच्छा बनाना था, टाइम पास कर दिया। तो ये सारी चीजें बताने के ये कैपेबल होंगे और इनसे पूछा जाएगा तो आंसर भी देना होगा। सेम बात लेजिस्लेटिव जो है वो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको इंप्लीमेंट करती है जो कानून इसने बनाए हैं, और जो जुडिशरी है वो देखती है कि इन दोनों के द्वारा जो घपला किया गया है कानून बनाने में और इंप्लीमेंट करने में क्या वो संविधान के हिसाब से है। अगर हाँ तो ठीक है, इसका भी ठप्पा लग जाता है जुडिशरी का भी, और जाओ भैया मजे करो। पर लेकिन अगर वो संविधान के हिसाब से नहीं है तो जुडिशरी फिर जो है दोनों के इनको उठक बैठक कराती है और मुर्गा बनाती है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, यानी कि चेक एंड बैलेंस भी है सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ में। इसी तरीके से अगर आप लोग हिस्ट्री को उठाकर देखोगे, जब जब यहां पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जैसे कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये दोनों रोल प्ले करती है, यानी कि कानून बनाने का भी और कानून को इंप्लीमेंट करने का भी। तो यहां पर जब जब यहां पर हमारे देश में जो गवर्नमेंट जो है वो ताकतवर रही है, तब तब हमारे देश में जो जुडिशरी है, जस्टिस सिस्टम जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा दबता हुआ नजर आएगा, यानी कि वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, सुनते रहते हैं, ठीक है जो चल रहा है अपना काम करते रहते हैं। पर लेकिन जब जब गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी दबती हुई नजर आती है, तब तब जुडिशरी सिस्टम जो है वो पावरफुल आप लोगों को नजर आएगा, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर एक पलड़ा दबेगा तो दूसरा पलड़ा जो है वो उठेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा होगा अगर हिस्ट्री का पैटर्न आप लोग समझोगे। इसीलिए जो जो भी रिवोल्यूशनरी अगर कोई डेवलपमेंट लेकर आया गया है यहाँ पर खासकर जुडिशरी के अंदर में, वो उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब जब गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी सस्ती रही है, यानी कि थोड़ी सी दब कर रही है। तो एक यहां पर बात करते हैं अभी क्या क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। हमारा देश जो है वो 1947 में आजाद होता है, और 1947 के बाद में जब हमारा संविधान इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, जो कि आप लोग को 26 जनवरी 1950 में, उसके बाद से हमारे संविधान के हिसाब से अपॉइंटमेंट वगैरह सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं जुडिशरी सिस्टम के अंदर में भी। तो 1950 से लेके 1973 तक का जो कॉन्सेप्ट रहता है पहले मैं आप लोगों को बताता हूं। इसमें क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में जो जुडिशरी है वो मिलकर काम करती थी, और कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं कि जो अपॉइंटमेंट होता है, जो यहाँ पर ओथ दिलाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाई जाती है। तो ये प्रोसीजर चल रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही बनेगा जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में।
तो बड़े ही आसानी से ये प्रथा चली हुई आ रही थी। पर लेकिन इस प्रथा को वो नहीं कहते कि एक तरीके से नज़र लग जाती है या इसके ऊपर वो नहीं ग्रहण के बादल जो है वो मंडराने लगते हैं जब हमारे देश में बात आती है 1973 के अंदर में। 1973 में क्या होता है, ये काम जो है वो थोड़ा सा सदमे में आ जाता है कि सीनियर मोस्ट इंसान को न बनाकर जज किसी एक उसके जूनियर इंसान को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। अब यहाँ से जो होती है वो होती है खटपट स्टार्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पर उसके द्वारा यहाँ पर ये काम किया जाता है और इसकी वजह से यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में रस्साकसी चल जाती है, क्योंकि जुडिशरी तो यही चाहेगी जो सीनियर इंसान है वही पोस्ट पर जाकर बैठे। तो फिर यहाँ से ये खटपट जब स्टार्ट होती है तो ये खटपट के चलते चलते आगे चलकर एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जो कि 1981 में केस आता है निकलकर, और उसको बोलते हैं फर्स्ट जज केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फर्स्ट जज केस में क्या बात निकल कर आती है, इसमें यह डिक्लेयर किया जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि यहाँ पर एक तरीके से काम करेगा, उसकी रिकमेंडेशन के बेस पर ही यहाँ पर जब यहाँ पर चीज़ें कुछ भी होंगी ना, कोई किसी को अपॉइंट करना है जो भी करना है तो उसके हिसाब से यहाँ पर काम किया जाएगा। यानी कि प्राइमेसी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे दी गई जुडिशल अपॉइंटमेंट के अंदर में और ट्रांसफर के अंदर में। तो ये यहाँ पर बेसिकली पावर देगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पर एक तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि वो सबसे पावरफुल पोस्ट यहाँ से एक तरीके से बननी स्टार्ट हो जाती है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में जो भी होगा वो काम यहाँ पर ये करेंगे। ये जो प्रोसीजर है यहाँ पर ये चलता है कब तक का, ये चलता है 1993 तक का, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलो तो लगभग 12 साल आप लोगों यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट उसी तरीके से चलती रहती हैं। पर लेकिन 12 साल बाद फिर से यहाँ पर एक केस आता है जिसको बोलते हैं सेकंड जज केस। अब सेकंड जज केस में यहाँ पर ये बोला गया कि यार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, क्यों ना उनके साथ में कुछ लोगों को लगा दिया जाए और वो लोग जो हैं वो यहाँ पर डिसीजन लेना स्टार्ट कर दें, यानी कि अकेले पर्सन न रहकर कुछ और लोग यहाँ पर इसमें ऐड कर दिए जाएं। आप लोग ये बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि जो कोलेजियम सिस्टम आज की डेट में हम लोग बोलते हैं वो कोलेजियम सिस्टम का जो जन्म है वो यहाँ से होना स्टार्ट हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रहे उसी के साथ में 2 सीनियर मोस्ट जज और जोड़ दिए और ये बोला गया कि अब ये जो भी इंसान को बोलेंगे कि इसका अपॉइंटमेंट होना है उसको अलाउ किया जाएगा, उस इंसान को बेसिकली यहाँ पर ही अपॉइंट किया जाएगा। ये यहाँ पर एक तरीके से इनको पावर दे दी गई। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई, फर्स्ट जज का जो केस था उसमें यह था कि अगर गवर्नमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव को ये लगता है कि इसको सही नहीं ठहराया गया, जिसको अपॉइंट करने की बात की जा रही है, कोई गड़बड़ है, तो वो यहाँ पर इसको नकार सकते थे। कब तक? 1981 से 1993 तक का, यानी कि 12 साल तक यहाँ पर जो पावर रही वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में रही। वो यहाँ पर चाहे तो किसी को मना कर सकते थे, अगर उनको लगता कि कोई ठोस रीजन है इसको मना करने का, तो उनके पास में ये पावर दे रखी थी। यानी कि जुडिशरी में अपॉइंटमेंट किसकी होनी है वो पावर गवर्नमेंट के हाथ में आ गई 1993 तक का। पर लेकिन जुडिशरी को ये चीज़ें समझ में आने लगी कि यार ये पंगा बड़ा भारी पड़ रहा है और ये चीज़ें अगर ऐसी चलती रही तो लोगों का जस्टिस पे से विश्वास उठना जो है बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए काम करेंगे और खुद उन्होंने यहाँ पर एक सिस्टम तैयार करने की कोशिश की जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जज अगर यहाँ पर बेसिकली रिकमेंडेशन देते हैं सरकार को, तो ये रिकमेंडेशन सरकार को माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अकेले अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहे, एक ग्रुप बन गया 3 लोगों का और वो यहाँ पर रिकमेंडेशन देंगे और वो यहाँ पर ये बेसिकली इनको माननी पड़ेगी। तो ये बातें यहाँ से निकल कर आने लगी। यहां से आगे चलकर फिर एक और काफी बड़ा डेवलपमेंट हुआ इसी प्रोसीजर के अंदर में, और वो डेवलपमेंट हुआ 1998 के अंदर में। इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड जज केस। तो ये काफी बेहतरीन केस है अपने आप में। थर्ड जज केस में जो ये यहां पर 3 मेंबर की बॉडी थी, इसको हम लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 जज जो कि सीनियर मोस्ट जज होंगे वो, यानी कि 3 मेंबर की बॉडी जो है वो 5 मेंबर की बॉडी यहां पर बन गई। कोलेजियम अब 5 मेंबर का हो गया जो कि यहां पर एक तरीके से डिसीजन देने लगे। और एक तरीके से आप लोगों को पता है अब यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो भी ये रिकमेंडेशन देंगे उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा इसके बेसिस पर, ताकि और ज्यादा एक्यूरेटली डिसीजन लिया जा सके। एक और आर्टिकल आप लोगों को पता रखना है यहाँ पर जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आर्टिकल 143, यानी कि बोलते हैं ना नॉर्मली आई लव यू,
तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो यहाँ पर कोलिजन सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो सजेशन देना होगा तो वो भी आसानी से यहाँ पर प्रेसिडेंट को अब दिया जा सकता है इस पर्टिकुलर सिस्टम के द्वारा, ताकि सही से चीज़ों को आगे लेकर चला जा सके। तो ये ऐसा सिस्टम क्रिएट हो गया, तब से लेके आज तक का हम लोग जो भी अपॉइंटमेंट करते हैं वो यहाँ इसी पैटर्न में अपॉइंटमेंट की जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में या इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर कोर्ट के बारे में क्या हमारे संविधान के अंदर लिखी है? जी हाँ, आर्टिकल 124 जो है वो बात करता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और आर्टिकल 217 ये बात करता है हाई कोर्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोनों, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, तो ये कम से कम आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर कैसे अपॉइंटमेंट करनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और क्या क्या सिस्टम रहेगा, तो उसका एक ओवरव्यू दे रखा है। पर लेकिन इतनी गहराई में जाकर नहीं उन्होंने किया था काम, क्योंकि अगर इतनी गहराई में जाकर बातें करते तो पूरी एक संविधान की एक पूरी लाइब्रेरी बन जाती। पर लेकिन उन्होंने काम किसको सौंप दिया? पार्लियामेंट को सौंप दिया कि भाई साहब आप टाइम टू टाइम अपने हिसाब से चीज़ों को देख लेना। तो ये आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी पैटर्न में यहाँ पर जो ये सिस्टम चला 1973 तक का, कुछ बातें ऐसी नहीं होती हैं, कुछ मान लेते हैं कि हाँ चलो ऐसे ही चलने देते हैं। जैसे कि घर में अगर बात करें, हम लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बुजुर्ग है उनको सबसे ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए। ये किसी संविधान में थोड़ा ना लिखा है, वो हमारी रेस्पेक्ट है, हमारा प्यार है। चाहे तो उसको बहुत सारे लोग जो है अपने मम्मी पापा पे मतलब एक तरीके से, यानी कई ऐसे भी बदतमीज इंसान है जो मतलब, अभी कुछ दिनों पहले एक मेल पढ़ा था, एक फादर का मेल आया, ठीक है, तो उनके द्वारा बोला गया कि मैं अपने बच्चों को मैनेज कैसे करूं। मतलब मुझे यार वो बड़ा सरप्राइजिंग लगा, ऐसी कंडीशन वहाँ पर मुझे देखने को मिला। मतलब थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोलूँ मैं इनको, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे जो हैं आज के टाइम में मेरी एक नहीं मानते हैं, और मेरा बच्चा जो है वो फिलहाल जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और शराब पीने लगा है, और मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरे ऊपर हाथ भी उठा देता है। मुझे इतना इरिटेटिंग फील हुआ अंदर से, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। खैर फिर मैंने बात की उनसे, तो कुछ बातें हुई जो भी डिस्कस की हमने, तो वो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो कहीं पर लिखा नहीं है कि तुम लोगों को मतलब माँ बाप की रिस्पेक्ट ही करनी है, तो उन्होंने आप लोगों के लिए ज़िंदगी जो है इतनी दांव पर लगा दी है। तो ये एक तरीके से आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि माँ बाप चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को उनका ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से आप लोग इस दुनिया में आए हो, उनकी वजह से आप लोगों का अस्तित्व है, आप लोग उनकी वजह से पैदा हुए हो। अगर वो नहीं होते तो आप लोग इस दुनिया में नहीं होते। तो इसके चलते ये एक नेचुरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि माँ बाप भले ही कैसे क्यों ना हो, आप लोगों को उनकी रेस्पेक्ट करनी है और उनकी देख रेख करनी है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं कहीं लिखा नहीं है पर लेकिन करते हैं, तो वही कुछ ऐसी कन्वेंशन बन जाती हैं, कुछ ऐसी एक तरीके से एक कुछ पैटर्न सेट हो जाते हैं कि सीनियर मोस्ट जज को ही अपॉइंट करना है, पर कहीं लिखा हुआ नहीं था वो। तो इसलिए 1973 में उसको उठा के साइड में कर दिया। पर जब भी कोई ऐसी घटना घटेगी फिर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, तो वो खामियाजा फिर कोलिजियम सिस्टम के तौर पर भुगतना पड़ा। अब आज की डेट में जो भी जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट होती है, इसी कोलिजियम सिस्टम की वजह से वो अपॉइंटमेंट जो है वो आप लोगों को होती नजर आती है। अब यहाँ पर ये बात आ गई कि यार ये कोलिजियन सिस्टम के थ्रू जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ये अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का जरा सा भी रोल नहीं है और कभी भी यहाँ पर अपने हिसाब से काम करते हैं। तो इसकी वजह से इनको दिक्कत होने लगी कि सरकार जो है वो कुछ रोल ही प्ले नहीं अपना कर पा रही है। तो उसके चलते वो दिक्कत में आते आते उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम लेकर आए 2014 में, और उसको बोला इन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से आप लोग समझ सकते हैं NJAC, ये बोलकर लेकर इसको आया गया कि जो कोलिजियम सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा है। कोलिजियम सिस्टम ने जो पैटर्न यहाँ पर सेट किया है वो सही नहीं है। यहाँ पर सारा काम जुडिशरी के हाथ में यहाँ पर चला गया है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। कोलिजियम सिस्टम पर नेपोटिज्म के भी यहाँ पर आरोप लगे कि जज के बेटे ही आगे निकलकर जज आ रहे हैं, उनके रिश्तेदार ही आगे निकलकर जज आ रहे हैं, उनके मतलब कोई ना कोई सगा संबंधी आगे चलकर जज बन रहे हैं। तो ऐसे कई सारे आरोप लगाए गए कि ये काम कैसे कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, अंदर किस बेसिस पर किसी को रिकमेंड कर रहे हैं उसका पता ही नहीं चल रहा है। तो ये तो मनमानी चल रही है यार यहाँ पर, तो उसमें रिफॉर्म की भी जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि सब दूध के धुले होते हैं, कोलिजियम सिस्टम में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिली। गवर्नमेंट ने बार बार आरोप लगाए, अभी भी गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम पर भी आरोप लगाती है इसके ऊपर। तो इसी के चलते नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर आया गया 2014 में, और इसके चलते 99 यानी कि संविधान में 99वां संशोधन किया गया कि ऐसा हम लोग एक सिस्टम बनाने वाले हैं। ठीक है भाई साहब, आप लोगों ने बना दिया सिस्टम। अब क्या करेंगे, ये सिस्टम यहां पर अपॉइंटमेंट करेगा यहां पर हमारी कंट्री में जुडिशरी के अंदर में। पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट भी पास हो गया। अब इंप्लीमेंटेशन करने की जब इसको बारी आई और यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया,
तो यहां पर केस पहुंच जाता है कोर्ट के अंदर में। इसके अंदर क्या था, 6 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया और उन 6 लोगों के ग्रुप के अंदर में यहां पर 3 जो लोग होंगे वो तो होंगे यहां पर कोर्ट के, और 3 जो लोग होंगे वो होंगे यहां पर बेसिकली सरकार के। तो ये जो 6 लोग होंगे ये यहां पर कंपोजिशन होगी जो कि रिकमेंड करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन रहेंगे। तो 6 लोगों का जो यहां पर सिस्टम हो गया। तो ये अपॉइंटमेंट के बारे में यहां पर बात करेंगे। पर लेकिन यहां पर एनजेसी नोट टू रिकमेंड पर्सन इफ 2 मेंबर डिड नॉट एग्री, यानी कि अगर यहां पर 2 मेंबर जो है वो एग्री, एक तरीके से एग्री ना हो, तो वहां पर वीटो की भी पावर एक तरीके से यहां पर दी गई। मतलब कहने का यह है कि एक ऐसा सिस्टम बन गया जिसमें यहां पर सरकार और जो जुडिशरी है वो मिलकर काम करेगी। अब यहां पर जब ये देखा गया कि यार ये तो अपॉइंटमेंट में हमारे सर पर आकर बैठ गए, तो इनके द्वारा केशवानंद भारती का केस था 1973 का, जिसको मैं टाइगर केस बोलता हूं। टाइगर केस क्यों? क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट भी हमारी कंट्री में 1973 में ही आया था, इसीलिए इसको कनेक्ट करके आप लोग याद रख सकते हैं। वो पर्टिकुलर केस में बड़ी ही प्यारी बात यहां पर यह बोली गई कि हमारे संविधान की एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप लोग चेंज नहीं कर सकते, भले ही कुछ भी क्यों ना कर लो। जिसको समझ में नहीं आया उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, ये केस भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी के अंदर में पूरा डिटेल में चैप्टर ले रखा है मैंने। जब पॉलिटी आप लोगों को पढ़ाई थी, सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, जाकर एक बार देख लेना। ये आप लोगों के घर की बाउंड्री है, घर की बाउंड्री के अंदर में आप लोगों ने यहां पर कमरा बना रखा है, ये स्टडी रूम है। यहां पर ये कोई आप लोगों का टीवी वाला रूम हो गया, यहाँ पर ये आप लोगों ने यहाँ पर इसके पीछे कोई गार्डनिंग वगैरह कर रखी है, यहाँ पर वॉशरूम वगैरह किचन वगैरह बना ली। तो ये आप लोगों के घर की स्ट्रक्चर होगी। अब इसमें यहाँ पर टेबल लगाकर आप लोगों को पढ़ना है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ और करना है, यहाँ पर आप लोगों को मतलब एक तरीके से ना कुछ बेड वगैरह रखना है, जो भी आप लोग मतलब करें, कुछ भी मन अपना घर में आप लोग कर सकते हैं। कल को मन कर गया टेबल यहाँ पर लगानी है पढ़ाई की, यहाँ पर सोने का बेड ले लगाना है, तो इसको आप लोग चेंज कर सकते हो। पर ये नहीं कि मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला ए सर्किट इस दीवार को खिसका के अगले वाला रूम जो है अंदर ले लेता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो वो वाला काम नहीं करना है। तो बोलता है ना कि भाई इसमें कैसे रहोगे, ऐसा करते हैं बाजू वाला रूम अंदर ले लेते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो जाएगा, यानी कि इस घर के अंदर जो बाउंड्री आप लोगों को देखने को मिल रही है, उस बाउंड्री को आप लोगों को चेंज नहीं करना है। अंदर में कुछ प्रोडक्ट कहीं रखा है, वो आप लोग कर सकते हैं, गार्डन में बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोग बोलो गार्डन की जगह रूम और रूम की जगह गार्डन कर देंगे, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो जाएगा। तो यही बात बोली गया केशवानंद भारती केस जो आया 1973 में, कि एक हद तक ही यहाँ पर जुडिशरी जो है, जो एक हद तक ही यहाँ पर जो सरकार है वो अमेंडमेंट कर सकती है, बाकी चेक करेगी जुडिशरी की कैसा उन्होंने अमेंडमेंट किया है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि ये कैसे पता चलेगा कि हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो उसको एक तरीके से इंप्लीमेंट कर, उसको हनन कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो है जुडिशरी खेल गई, जज भाई साहब बिल्कुल चतुर प्राणी होते हैं, वो खेल गए। उन्होंने बोला कि तुम जो भी काम कर रहे हो तुम करते रहो, बेशक आराम से करते रहो, हम बस देख रहे हैं तुमको, पर जब चेक करेंगे हम लोग तो देखेंगे कि तुमने बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो किया है फिर नहीं किया है। यानी कि उनको ये नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उन्होंने बताया कि केस टू केस हम लोग डिसाइड करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। पहले तुम्हारा केस देखेंगे और फिर उसका इलाज करेंगे, फिर बोलेंगे कि तुमने सही किया है या फिर गलत किया है। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लोग पूछो मम्मी पापा को कि मम्मी पापा बोले कि तुम जो है एक दायरे में रहना है, ये दायरे से बाहर नहीं जाना है, यानी कि इतने टाइम पढ़ाई करनी है, इतने टाइम सोना है, इतने टाइम खाना है, अगर दायरे से बाहर गए तो फिर हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों ने बोला कि मम्मी पापा दायरा तो बता दो, कि दायरा हम लोग खुद डिसाइड करेंगे, तुम काम करते रहो, जहां जहां तुम दायरे से बाहर जाओगे वहां तुमको चांटे लगने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट के साथ में इनके द्वारा गेम खेला गया। तो इसी के चलते यहां पर इनके द्वारा बोल दिया गया एनजेएसी जो है वो हमारी इंडिपेंडेंसी का एक तरीके से उल्लंघन कर रहा है, और जुडिशरी जो है वो कैसी रहनी चाहिए, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो जाता है तो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो नल एंड वॉइड हो गया, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक तरीके से हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। यानी कि बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन का मतलब है कि इंटरफियरेंस हो रहा है जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में, जुडिशरी ढंग से काम नहीं कर पाएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। तब से लेके अब तक का गवर्नमेंट को जो है वो चीज फील होती है कि यार हमने जद्दोजहद करके एक कानून बनाया और वो कानून जो है इन्होंने नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। इसीलिए तब से लेके अब तक का बहुत सारे ऐसे केसेस निकल कर आए जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट पर रोक लग गई, प्रॉपर जज की अपॉइंटमेंट नहीं हुई। यहाँ पर कई सारे ऐसे केसेस यहाँ पर देखने को मिले कि पेंडिंग में डाल दिया सरकार के पास में। अगर जो यहाँ पर कोलिजन सिस्टम जजों को अपॉइंट करने के लिए भेजता है
तो सरकार अगर उसको होल्ड पर डाल सकती है तो वो होल्ड पर डाल सकती है, उसके ऊपर कोई जजमेंट ही न ले। पर उन्होंने जजमेंट ले लिया, वापस भेज दिया, तो फिर से उन्होंने वापस भेज दिया कोलिजियम सिस्टम ने, तो फिर सरकार को आगे उसको अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। पर लेकिन कंडीशन क्या होगी, कंडीशन यहां पर होगी उन्होंने डिसीजन लेने ही बंद कर दिए, तो उसकी वजह से बहुत सारे जज जो है वो वेटिंग में पड़े रहे। बाकी उन्होंने आगे चलकर अपना नाम वापस ले लिया जजेस ने कि यार ये तो आगे जा ही नहीं रहे हैं। तो जुडिशरी के अंदर में बहुत सारी वैकेंसी जो है आप लोगों ने देखा होगा खाली जाने लगी, बहुत बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो एक काफी खतरनाक एक माहौल बनना देश के अंदर में स्टार्ट हो गया इन सब रीजन की वजह से। तो ये अभी यहां पर फिर से उसी कोलिजियम सिस्टम को रिवाइव करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यानी कि फिर से वही सिस्टम लाने की बात की जा रही है, आरोप लगा लगाकर कि ये जो सिस्टम है ये ही काम करेगा, तो ही जुडिशरी की ढंग से एक तरीके से काम करेगी, वरना जुडिशरी के अंदर में नेपोटिज्म देखने को मिल रहा है, करप्शन देखने को मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा अंदर अंदर क्या कर रहे हैं। तो ये है पूरा सिस्टम, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक एक चीज आप लोगों को समझा दी, कहां से चीजें चली, कहां पर पहुंची, अब क्या चल रहा है, कौन कौन से आर्टिकल में बातें लिखी हुई हैं, इसी के साथ में एनजेएसी कैसे कैसे आया, कौन कौन उसके अंदर पार्ट है, क्या क्या चीजें हैं, एक एक बात आप लोगों को डिटेल में बता दी, सारी कहानी, कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारी कहानी मेरी जुबानी। टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो गया ये उस टाइम पर भी कि इसके ऊपर 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, दो स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। पहली स्टेटमेंट तो आप लोगों को अभी फिलहाल नहीं पढ़ाई है, पर सेकंड स्टेटमेंट पूरी आप लोगों को पता है। बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग ए वोलेशन, उन्हें वोलेट कर दिया गया, वोलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। क्या सही है या फिर गलत? बिल्कुल सही है, सारी की सारी बातें। यह 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। ये याद रखिएगा, ये 44th नहीं था, 39th अमेंडमेंट यहां पर लाया गया था। इसका बेसिक पर्पज ये था कि प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन होते हैं उसको जुडिशियल रिव्यू में अगर रखा जाए तो पता चला प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए, उनको हटा दिया, बेइज्जती होगी, तो जुडिशरी के अंदर से ही उसको बाहर निकाल लिया। तो ये एक अमेंडमेंट यहां पर लेकर आया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो है आप लोग की गलत हो गई, 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर आप लोग का बी हो गया, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बना है यूपीएससी के द्वारा। सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया जाए तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में स्टेटमेंट आप लोगों को देखनी है। बोला गया एनजेएसी प्रपोज टू चेंज द कोलिजियम सिस्टम, यानी कि एनजेएसी लाया गया कोलिजियम सिस्टम को चेंज करने के लिए। इसके अंदर 6 मेंबर देखने को मिलते हैं, दूसरी स्टेटमेंट, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टक डाउन कर दिया गया। तो आंसर क्या है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप लोगों को आंसर बताना है ए बी सी एफ डी। आप इसको अटेम्प्ट कर लो, फिर बताता हूं क्या आंसर। कर लिया अटेम्प्ट? गलत कर दिया ना, सी बता रहे हैं ना सारे के सारे, बोलो सी बोल रहे हो ना, पक्का पक्का सी बता रहे हो ना? इनकरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जब सस्ती सस्ती स्टेटमेंट डाली जाएंगी ना, उस टाइम पर पता है क्या होगा, उस टाइम पर आप लोगों को यहाँ पे नहीं खेला जाएगा, आप लोगों को लगेगा वाह यार क्या आसान क्वेश्चन आ गया, अरे सारे के सारे पता है यार, पढ़ा रखा है सब कुछ है, पर लेकिन यहाँ पर खेल जाएगा एग्जामिनर आप लोगों के साथ में। तो आंसर डी हो गया। आप लोग बोलोगे बिल्कुल पता था भाई साहब, वो तो 100% सही क्वेश्चन है, पर लेकिन जब आकर देखोगे उत्तरी उन्हें कहता है ये अत्तरी वही रेते में रल गई, ठीक है। लोकल डायलॉग बोला जाता है कि जो मेहनत की थी सारी बर्बाद हो गई। 2017 में क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए पूछ लिया आप लोगों से, यहाँ पर क्रिटिकली एग्जामाइन करना है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 का रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हायर जुडिशरी इन इंडिया। तो पूरा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में पूछ लिया, तो एक बड़ा ही बेहतरीन सा अब आप लोग आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है टॉपिक को तैयार करने का तरीका। फिर भी कोई डाउट हो तो बताना, उसको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कवर किया जाएगा। और बाकी बताना कि जो भी आप लोगों को समझ में आया या फिर जो भी है अच्छे से चीज़ों को एंजॉय करके चलना है, फीडबैक जरूर देना, ओके। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और जो गवर्नेंस है उस टॉपिक के साथ में भी यहाँ पर कवर कर सकते हैं। बात करूंगा एग्रीकल्चर के बारे में, और एग्रीकल्चर में भी सिंचाई के बारे में, जिसको इंग्लिश में आप लोग इरिगेशन बोलते हैं। तो सिंचाई और इरिगेशन में एक पर्टिकुलर स्कीम हमारे देश में लेकर आई गई थी, जिसको हम लोगों ने बोला था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की स्कीम है, ये हमारे देश में लॉन्च की गई थी एक पर्टिकुलर थीम के साथ में। तो आप लोग की एक स्कीम भी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। उस थीम का नाम था हर खेत को पानी, या फिर बोला जाए तो मोर क्रॉप पर ड्रॉप। तो ये फोकस दे रहा गया, और यहाँ पर एक तरीके से जल संचय यानी कि जल को इकट्ठा करना पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाले कॉन्सेप्ट को लाकर ये पर्टिकुलर स्कीम जो है वो हमारे देश में लॉन्च की गई। खासकर उन एरिया में जहाँ पर पानी कम है वहाँ पर भी सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश की गई। 2015 में ये स्कीम जो है हमारे देश के अंदर में लॉन्च की गई थी।
अभी मुद्दा क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है उसके बारे में कुछ कुछ बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि ये टाइम टू टाइम न्यूज में रहती है। उन एरिया में जहां पर पानी नहीं है कैसे चीजों को अच्छे से लेकर चल सकते हैं। आप लोग सोचो, अगर आप लोग गांव से आते हैं तो ये चीज आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, पर गांव से भी नहीं आते हैं तो टेंशन मत लेना, हम कनेक्ट करवाएंगे, ठीक है। हम कब काम आएंगे। तो एक खेत है, उस खेत में अगर आप लोगों ने मान लीजिए ट्यूबवेल चल रही है, या फिर उस खेत में आप लोगों ने कोई नहीं आसपास में नहर है उससे पानी ला दिया, तो पूरे खेत में पानी आएगा और पूरा खेत जो है पानी से भर जाएगा, एक तरीके से लबालोर पानी से हो जाएगा पूरा का पूरा खेत। पर लेकिन सोचो अगर उस पर्टिकुलर एरिया में जैसे कि जहां पर पौधा है वहीं पर ही पानी जाए, ये तो ऐसा हो गया पानी बहुत ज्यादा पूरे खेत में डाल दिया। पर लेकिन यहां पर इसे फुव्वारे से पानी डालना, ये कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे पाइप रहता है और पाइप में ऐसे ऐसे छेद कर दिए जाते हैं, जहां जहां पर पौधा होता है वहां वहां पर पानी टपकता रहता है और उस पौधे को पानी मिलता रहता है। तो ये अलग अलग सिस्टम यूज किए जाते हैं ताकि कम पानी वाले एरिया में भी पौधों की जो पानी की एक तरीके से जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। तो ये स्कीम का बेसिक पर्पज ये था कि किसानों को सिस्टमेटिक वे में पानी मिलता रहे। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी, मिलकर पैसा देगी यहाँ पर, ठीक है। इसका बेसिक पर्पज क्या है कि कैसे हम लोग यहाँ पर इरिगेशन जो है पहुंचाना है खेतों में, उसका तो काम करेंगे ही करेंगे, और कैसे यहाँ पर एक तरीके से जो एरिया है जहां पर देखिए अगर कहीं पर्टिकुलर एरिया में पानी नहीं है तो वो खेती करने लायक एरिया भी नहीं बचेगा। तो अगर हम लोग चाहते हैं ये एरिया खेती करने लायक बचे तो हम लोग को वहां पर सिंचाई का साधन जो है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो एश्योर्ड इरिगेशन का यहाँ पर सिस्टम हो जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं पानी मिलेगा यहाँ पर। इसमें जब हम बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं बोलूं, हम लोगों को क्या करना है, एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करना है। तो वहां पर एजुकेशन मिनिस्ट्री तो काम करेगी करेगी, वहां पर आप लोगों को पैसा देने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री मान लीजिए आगे आ गई, ठीक है। साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री जो है वो भी आकर यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है कि हाँ भाई साहब हम भी बच्चों का डेवलपमेंट करेंगे। तो कई सारी मिनिस्ट्री काम करने लगती है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर। तो इंटर मिनिस्ट्रियली स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई सारे एरिया में काम करना पड़ रहा है कि कैसे सिंचाई का फायदा यहाँ पर पहुंचाना है, ठीक है। कैसे हम लोग को उन एरिया में जहां पर बहुत ही बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है कैसे चीजों को मैनेज करना है पानी को लेकर। इसी के साथ में वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर काम चल रहा है। और सस्टेनेबल चीजें कब होती है, आप लोग आज की डेट में अगर रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें भूलते चले जाओगे। तो रिवीजन करोगे तो सस्टेन रहेंगी चीजें, यानी कि याद रहेंगी। तो चीजों को रिवाइज करते रहना चाहिए। ऐसे ही जो पेड़ आज के डेट में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं वो हमारे पूर्वजों ने लगाए थे। अगर हम लोग इनको काटेंगे और इनकी जगह पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो जिंदा कैसे रह पाएगी। तो सस्टेनेबल का मतलब ये है कि चीजों को ऐसे इस्तेमाल करो ताकि आने वालों के लिए भी बचे रहे। तो उसके ऊपर फोकस देने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी लेकर आए गए टोटल 17, ताकि इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसकी चेयरमैनशिप में आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वाइस चेयरमैन नीति आयोग। ये इंप्लीमेंट की जाती है एक अच्छे लेवल पर, ताकि कोई भी दिक्कत देखने को मिले तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो स्कीम के बारे में याद रखिएगा, 2015 में लॉन्च की गई एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये है छोटू कौन बनेगा करोड़पति। इसके क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। देखता हूं कौन सी आंसर देता है। जो सही आंसर देगा उसको मिलेगी एक एक, क्या मिलेगी बताओ क्या मिलेगी। चलो आप ही लोग बता दो क्या चाहिए। 2 स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर, दोनों में से एक भी पूछी जा सकती है या फिर दोनों पूछी जा सकती है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी ये किसकी हैं। एशियन डेवलपमेंट की, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और फाइनेंस जो यहाँ पर इनिशिएटिव है, या फिर वर्ल्ड बैंक। सही आंसर क्या है देखता हूं कौन बताता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की सुदर्शन लेक के बारे में। आप लोगों ने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया गया, बनाया गया, वो सारी बातें। तो यहाँ पर किसके द्वारा रिपेयर कराया गया सेकंड टाइम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, इसी के साथ में यहाँ पर रुद्रदमन, नेक्स्ट यहाँ पर एम्परर अशोक। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर चैलेंज के बारे में जिसका नाम था प्रज्वला चैलेंज, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि यहाँ पर ये रिसेंटली न्यूज में था, किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये बताना है, कौन सी मिनिस्ट्री का है यहाँ पर ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एंड एनर्जी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वासनर अरेंजमेंट है, बेसिकली एग्रीमेंट नहीं है, ध्यान रखना।
जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैं इसको कई बार एग्रीमेंट पढ़ देता था, ठीक है। तो ये है अरेंजमेंट, किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये, रीजन क्या है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया के अंदर में इसकी चेयरमैनशिप आ रही है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफिकेशन, यानी कि न्यूक्लियर को ज़्यादा प्लोरीफाई मत करो, उसके बम मत बनाओ, अपना ईंधन के लिए यूज़ करो। ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ, यानी कि नशा निषेध के लिए। माइग्रेशन प्रवास के लिए, या फिर वॉलेंट्री एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑफ जो कन्वेंशनल आर्म्स है, यानी कि जो पारंपरिक शस्त्र हैं उनको अपनी स्वेच्छा से ना बेचना, नियंत्रण करना, उसके ऊपर ये बात करता है, ठीक है। देखता हूँ कौन आंसर देता है। बात की जा रही है कि व्हेन वाज द ह्यूमन राइट वॉच HRW इस्टेब्लिश किया गया था, 1988, 1978, 1967 या 1994। सही आंसर आप लोगों को बताना है। सी सेट का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो, आंसर आप लोगों के सामने है ABCFD, एक्सप्लेनेशन अभी दिखाऊंगा, तब तक सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। आज तो वैसे भी मेरा फेवरेट है बताओ कौन सा क्वेश्चन होगा जो मैप में मैं डिस्कस करने वाला हूं, बताइए, देखता हूं कौन गैस करता है। आज है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है। तो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो आप लोगों को उड़ीसा के अंदर में देखने को मिलती है। यहाँ पर ये इसको पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से हम लोग जाना करते थे, पर लेकिन बाद में यहाँ पर ये जो आइलैंड है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर जी के नाम पर डेडिकेट कर दिया गया, और आज की डेट में हम लोग इसको डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ये उड़ीसा के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर लोकेशन को अगर थोड़ा सा जूम कर आप लोग देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखाई यहाँ पर देगी। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा, थोड़ा सा और आप लोग यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया आप लोगों को देखने को मिलता है, जैसे ओलिव रेडली टर्टल की जो नेस्टिंग है वो यहाँ पर होती है। गरीमाथा जो बीच है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। देवी रिवर, ऋषिकोल्या रिवर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, और महानदी रिवर जो कि पर्टिकुलर इस एरिया में आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत ही फेमस एरिया आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं इसको। तो इस पर्टिकुलर एरिया को बात की जा रही है जो कि बे ऑफ बंगाल की साइड में आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये पर्टिकुलर आइलैंड है जिसका नाम चेंज किया गया था बाद में व्हीलर आइलैंड से APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से, ठीक है। और यहाँ से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलता है। एक लॉन्च पैड भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आप लोगों से अलग अलग ये देख लीजिए, यहाँ पर बात की जा रही थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो है वो टेस्टिंग मिसाइल सेंटर आप लोगों को देखने को मिलता है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ऐसे मतलब एक तरीके से जीत भी सकते हो अगर कहीं पार्टिसिपेट आप लोग करते हो तो, ठीक है। तो बेसिक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो उड़ीसा के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है एग्जैक्ट लोकेशन, ये पर्टिकुलर कोस्टल एरिया हो गया। कोई भी डाउट हो तो बताना जरूर। ये जो दोनों टर्म्स हैं यहाँ पर, ये किससे रिलेटेड है यहाँ पर? तो याद रखिएगा, ये जो दोनों की दोनों टर्म्स हैं यहाँ पर, ये है IMF से रिलेटेड, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेसिकली यहाँ पर इसको बोला जाता है। तो इससे रिलेटेड है यहाँ पर ये टर्म्स, जो कि डायरेक्ट आप लोगों से पूछ ली भी जाती है कई बार एक तरीके से कि किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये टर्म, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर बात की जा रही है लेक के बारे में। तो किसके द्वारा यहाँ पर इसको एक तरीके से नहीं, एक जो रिपेयर कराया गया था, तो सुदर्शन लेक जो है ये बनाई किसके द्वारा गई थी, तो ये भी याद रखेगा। तो पुष्यमित्रा वैश्य के द्वारा यहाँ पर इसको बनाया गया था, ठीक है, जो कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। और यहाँ पर फिर इसको रिपेयर जो कराया गया था, तो स्कंद गुप्त के द्वारा यहाँ पर इसको रिपेयर किया गया था। पहली बार जो यहाँ पर जो फर्स्ट रिपेयर किया गया था, तो वहाँ पर ये रुद्रदमन के द्वारा रिपेयर किया गया। सेकेंड टाइम इसको स्कंद गुप्त के द्वारा रिपेयर किया गया। तो पुराने टाइम की बातें हैं, पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये ऐसी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बनते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर प्रज्वल, जो बेसिकली यहाँ पर ये सिस्टम है या चैलेंज है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो प्रज्वल चैलेंज है, इसका एम ये है कि कैसे आइडिया सोल्यूशन हम लोग को लाने हैं ताकि गांव वाले एरिया को हम लोग एक तरीके से रूरल इकोनॉमी को हम लोग सही तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सके। तो आंसर अगर ये पता होगा इसके बारे में कि किससे रिलेटेड है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, आंसर भी आप लोग इसका आसानी से दे पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है वासनर, ये बेसिकली अरेंजमेंट के बारे में। तो वासनर अरेंजमेंट की अभी जो मीटिंग होगी यहाँ पर, ये इंडिया इसको चेयर करने वाला है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 26 यहाँ पर ये मीटिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पर चेयरमैनशिप हमारे पास में इसकी 1 जनवरी से आ चुकी है। तो पूरे साल इसकी चेयरमैनशिप जो है वो हमारे पास में यहाँ पर रहने वाली है। इसको स्टेब्लिश किया गया था 1996 में, ठीक है। ये जो इसका सेक्रेटरीट आप लोगों को देखने को मिलेगा वो कहाँ पर है? वियना के अंदर में, ऑस्ट्रिया के अंदर में आप लोगों को इसका सेक्रेटरीट देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है जो कि अक्सर आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजन होगा तो फिर दिक्कत होगी। बात करें यहाँ पर ये कब स्टेब्लिश की गई थी बॉडी, तो 1978 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। तो आंसर यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। तो ये आज के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन है। हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिलेगा।
सी सेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा 55। तो ये एक्सप्लेनेशन है जो कि आप लोग देखते हैं, और यहां पर ये हमारा हो गया एक इंपॉर्टेंट लोकेशन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 नए शब्द जो कि आप लोग की डिक्शनरी को इंप्रूव करेंगे, आप लोग को इंग्लिश बोलना, लिखना, समझना इसमें हेल्प करेंगे। आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो नए शब्द मिलेंगे। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को नए शब्द जानने को मिलेंगे। एंटोनिम, सिनोनिम्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहला शब्द जो है वो है कविनेंट। इसका मतलब होता है नियम, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कोई डील, कोई तरीका एग्रीमेंट यहाँ पर जिसमें मिलकर हम लोग काम कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका इसको बोलते हैं कविनेंट, ठीक है। इसके अपोजिट में जाएंगे तो एक तरीके से बोल ही सकते हैं कि हाँ एग्रीमेंट हो गया तो डिसएग्रीमेंट हो गया भाई साहब, डिनायल कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई यार, ठीक है। नेक्स्ट शब्द जो है यहाँ पर ये है परनीसियस। तो ये होता है एक तरीके से हानिकारक, ठीक है। उन्हें बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है तो वो वाली बात है। तो एक्सट्रीमली हार्मफुल, कोई भी ऐसी चीज जो कि डिस्ट्रक्टिव आप लोगों को देखने को मिले। अपोजिट में कैसी होगी? बेनिफिशियल होगी, शानदार होगी, फेवरेबल होगी, ठीक है। ब्रैकिस क्या होता है? एक तरीके से ब्रैकिस बोलते हैं बेसिकली नमकीन, ठीक है। देखिए सालीन वाटर बोल देते हैं, सोल्टी वाटर बेसिकली आप लोग बोलते थे, थोड़ा सा नमकीन। आज ब्लू है पानी पानी, आज नमकीन है पानी पानी, ठीक है। बाकी क्या होगा? ये फ्रेश आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्ट्रेट, ये होता है असावधान। उन्हें कहा भाई साहब मेरा ध्यान नहीं था इसलिए दिक्कत होगी। ध्यान होना चाहिए वरना कई सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, जिसको ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। तो आप लोग कई बार डिस्ट्रैक्ट रहते हो, एब्सेंट माइंडेड भी इसको बोल देते हैं कि हाँ यार कहीं और था दिमाग यार, ठीक है, किसी के ख्वाबों में खोए हुए थे, ठीक है। कितने ख्वाबों में खोने का कोई फायदा नहीं है, जाकर मिल ही लो एक बार जब इतने ख्वाबों में खोए हुए हो तो, ठीक है। तो सारे ख्वाबों को साइड में करके पढ़ाई पर फोकस हो जाएगा फिर, ओके। यानी कि जो चीज़ बेचैन करती है उसको मन से निकालने का तरीका यही होता है कि उस काम को कर लेना चाहिए, ठीक है। नहीं किस तरीके से किसी से बात करने का मन हो रहा है तो बात कर लो यार एक बार, फिर अपनी पढ़ाई कर लेना बैठ के। तो वो चीज़ें एक तरीके से बोल सकते हो। तो यह अलर्ट हो जाना, अटेंटिव हो जाना, फोकस हो जाना, फिर एक तरीके से आप लोगों को सही तरीके से एक चीज़ों को अपनी लेकर चलना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है रिपोस्ट। रिपोस्ट क्या होता है? प्रतिकार करना। प्रतिकार करना मतलब क्या होता है? एक तरीके से अपमान करना, किसी की आलोचना करना, या फिर एक तरीके से जवाब देना किसी को, क्रिटिकल एक तरीके से रिप्लाई कर देना तुरंत, उसको ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोल के चला गया, ठीक है। ये क्या हो गया? इसके अपोजिट में एक तरीके से एक प्रतिकार का मतलब रिक्वेस्ट करने वाली, एक तो है सामने वाले को झड़क दिया, एक है सामने वाले से रिक्वेस्ट करना। तो ये अपोजिट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज का सबसे बेहतरीन आर्टिकल कौन सा लगा जिसको सुनकर मजा आ गया? सबसे अच्छा पोर्शन कौन सा लगता है वीडियो का आप लोगों को कि हाँ बस वो पोर्शन सुन के तो मजा आ जाता है मेरा, ठीक है। बताइए जरा, ये मत बोलना कि सर पूरी वीडियो अच्छी लगती है। कोई पोर्शन तो ऐसा होगा जो सुनकर मजा आ गया होगा पूरी वीडियो अच्छी हो तो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी। अगर आप लोग यहाँ पर हैं अलग से आईडी मत बनाना कि हाँ मेरे लिए बना रहे हो, अगर हो तो जुड़ जाना, कुछ मजा करेंगे, ठीक है। बाकी पर्सनल कोई चीज़ें हो तो यहाँ पर सेंड कर देना। तो अपने आसपास सफाई रखियो, पानी और पेड़ पौधों को सेव करना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, और कोशिश करना कि अपने फैमिली मेंबर के साथ में चीज़ें शेयर किया करो ताकि आप लोग एक दूसरे के साथ में चीज़ों को डिस्कस कर सको। जैसे बताया नहीं मैंने स्टार्टिंग में, तो आप लोग भी इस तरीके से अपना कोई ना कोई ग्रुप बना सकते हैं, अपने यार दोस्त के साथ में आप लोग चीज़ें शेयर करके अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए और इसी तरीके से सेहत को भी अच्छे से साथ में लेकर चलिए, एक्सरसाइज वगैरह करते रहा करो, ठीक है। तो अच्छे से मस्त तरीके से जिंदगी को एंजॉय करो।